हेलो दोस्तों, वेलकम इन आर ऑडिट डिस्कशन। आई एम सी ए कपिल गोयल और आज है हमारा इंटर ऑडिट फास्ट ट्रैक लेक्चर 2। एक बार सभी आ जाइए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और मुझे बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी आपको ठीक आ रहा है क्या। देखिए, मेरी एनर्जी आज थोड़ी सी कम रहेगी, आपको काफ़ी लोगों को पता है ऑलरेडी, थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा है। रौनक गुड इवनिंग, वेदांश अग्रवाल गुड इवनिंग, वैष्णवी, सृजा, प्रयाग, गणेश सोनी, अजीत पटनायक, शुभम, शुभ मिश्रा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप बताइएगा आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। और मैं एक और बात आज स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग इंटर ऑडिट फास्ट ट्रैक देख रहे हैं, कि आपका बैच ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। टाइम से आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ना घबराएं कि सर ये जो 2-3 क्लासेस पीछे मिस हुई हैं, क्या इसकी वजह से हमारा बैच डिले होगा क्या। बिल्कुल भी नहीं। हम सुबह शाम में 2-2 लेक्चर ले लेंगे लास्ट के अंदर जाके, और आपका बैच ऑन टाइम कंप्लीट किया जाएगा। तो ये एक आज की सबसे मेन क्वेरी हो सकती थी, जिसका रिप्लाई मैंने सबसे पहले कर दिया कि बैच डिले नहीं होगा, बैच आपका टाइम से ही खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को, गुड इवनिंग सभी बच्चों को मेरा बहुत ढेर सारा प्यार। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को एक बार अपना प्यार जरूर दें। प्यार कैसे देना है, आई लव यू नहीं बोलना है, वीडियो को सिर्फ लाइक करना है। लाइक करेंगे आपका प्यार मिलेगा। एक बार फटाफट से बताओ, ऑडियो वीडियो क्वालिटी इज फाइन और नॉट, जल्दी से। तब तक मैं एक बार लेक्चर 1 की यादें थोड़ी सी ताज़ा कर देता हूँ। लेक्चर 1 में हमने देखा था फ्लो ऑफ ऑडिट। ठीक है जी, थोड़ा सा उल्टा चला था हम इस बार। हमने पीछे से स्टार्ट किया था, वीडियो एंड ऑडियो क्लियर सर। ठीक है जी, रौनक ने बताया हमको। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने एक सिग्निफिकेंट एरिया को सेलेक्ट किया था, परचेज को। चलो एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, एक काम करते हैं ना, बेटर है रिवीजन करने के लिए हम लिख लेते हैं, और इस बार आप लोग मुझे बताएंगे कि हमने क्या देखा था। तो सबसे पहले मैं बॉक्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर आपको लिखना हो तो मेरे पार्ट्स पता रहें कि हमने पहले क्या कवर किया था, बाद में क्या किया था। भारत माता की जय। बिल्कुल जयपाल, आई एम मच बेटर। और कल मैंने रेगुलर कोर्स की भी क्लास मैंने कल ली थी, मतलब जो कल चला गया उसमें। तो सबसे पहले एक बार हम क्लास 1 का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है जी, आई एम गुड जयपाल। सभी लोग रेडी है ना रिवीजन करने के लिए, या अभी मैं 2 मिनट रुकूं। मैं ठीक हूँ। क्लास 1 में हमने क्या देखा था बेटा, कि मान लीजिए हमें परचेज का ऑडिट करना है। तो मैं अब शॉर्टकट में बात करूंगा, उतना डिटेल में नहीं जितना हमने उसमें देखा था। तो परचेज का ऑडिट करने के लिए दिस इज ए सिग्निफिकेंट एरिया, जो कि आई थिंक आपने 12,000 करोड़ का नंबर रखा था इसको, और 1 लाख ट्रांजेक्शन रखी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1 लाख ट्रांजेक्शन थे इसके अंदर। तो आपने कहा सर परचेज का ऑडिट करने के लिए 1 लाख ट्रांजेक्शन है, हम 100% तो ऑडिट नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट टेस्ट 100%, वी कैन नॉट टेस्ट 100%। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सैम्पलिंग लगाएंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, आपने सही कहा, सैम्पलिंग लगाएंगे। तो अब इसकी सैम्पलिंग कैसे करें, आप लोगों ने अलग अलग तरीके के जवाब दिए थे कि सर रैंडम बेसिस पे सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखेंगे कि परचेज कहाँ कहाँ से की जा रही है, मेजर वेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे, मेजर अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। आपने इस तरह की काफ़ी चीज़ें स्टार्टिंग में बताई थी। लेकिन उसके बाद हमने डिस्कस किया कि टेक्निकली जब भी हम कोई क्लाइंट स्टार्ट करते हैं, तो परचेज का ऑडिट करने के लिए, उसके सैंपल निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। याद है वो क्या क्या थी? अगर हाँ तो ज़रा स्क्रीन पे लिखना स्टार्ट करें। सर आपने कहा कि एक हमें चाहिए इनहेरेंट रिस्क। अगर अब किसी बच्चे को बेसिक नहीं पता इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, तो लेक्चर 1 आपको देखना पड़ेगा। दूसरा आपने कहा हमें चाहिए कंट्रोल रिस्क, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। और तीसरा आपने कहा हमें चाहिए मटेरियलिटी, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। मटेरियलिटी का एक SA 320 होता है। और फिर मैंने आपको बताया था इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क को अगर मैं दोनों को मिला दूं तो एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बेटा? रोमम। क्या नाम दिया जाता है? रोमम, दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हाँ जी सर, इतना याद है हमें। और IR हमने मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट के पॉलिसीज, इंडस्ट्री का रिस्क, ये सारी चीज़ें देखते हुए निकाली थी। कंट्रोल रिस्क के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको 2 चीज़ें चाहिए होती है, याद है आपको? कंट्रोल रिस्क निकालने के लिए हमने 2 चीज़ें निकाली थी, जिसके बेस पे हमने कंट्रोल रिस्क निकाला था। सर वो कैसे निकाला था, याद दिलवाओ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल रिस्क निकालने के लिए कि कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं या नहीं, हमको चाहिए क्या? वॉक थ्रू। वॉक थ्रू के अंदर हमने क्या किया था? अंडरस्टैंडिंग की थी। याद है ना ये सारी बातें? अंडरस्टैंडिंग की थी, किसकी? प्रोसेस की। याद है? प्रोसेस के अंदर रिस्क की, और उन रिस्क को मिटाने वाले कंट्रोल्स की। और जब अंडरस्टैंडिंग कर ली, उसके बाद हमने उन कंट्रोल को टेस्ट किया था, कंट्रोल को
टेस्ट किया था। अगर हमें लगता है कि कंपनी ने सही कंट्रोल डिज़ाइन कर रखे हैं तो उसके बाद हमने उनको टेस्ट किया, कंट्रोल टेस्टिंग जिसे बोलते हैं, और इसके अंदर मैंने देखा कि कंट्रोल कॉन्टिन्यू है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है, एफिशिएंट है या नहीं है, क्या कंपनी ने एक्चुअल में कंट्रोल इंप्लीमेंट कर रखे हैं क्या। जो यहाँ पे कंट्रोल कंपनी ने डिज़ाइन कर रखे थे, जो कंपनी ने यहाँ पे कंट्रोल डिज़ाइन कर रखे थे, मैं टेस्टिंग में देखता हूँ क्या उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मत समझना, ये इम्प्लीमेंटेशन है, क्या एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं, और उसके लिए मैं उसका कंटिन्यू, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस मैं यहाँ पे देखता था, और उसके हिसाब से हम हमारा रोमम निकालते थे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ऐसे केस में क्या होगा, जब मेरा इनहेरेंट रिस्क मान लीजिए हाई होगा और कंट्रोल रिस्क मेरा लो होगा, या इनहेरेंट रिस्क मेरा मीडियम होगा, कंट्रोल रिस्क भी मेरा मीडियम होगा, मतलब कोई भी केस आप सोच सकते हैं, तो आपका रोमम क्या होगा, ऐसी आपके मन में आ सकती है एक क्वेश्चन। तो ये सारा डिटेल डिस्कशन हम चैप्टर नंबर 4 इंटरनल कंट्रोल के अंदर करेंगे। बस अभी आप समझ लीजिए जो रोमम होता है वो दो चीज़ों को मिलाकर निकाला जाता है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। यहाँ पे ये रोमम निकल कर आ गया, और रोमम जो है वो कोई नंबर नहीं है, वो एक लेवल है। जैसे कि बताइएगा, या तो ये हाई होगा भाई, रिस्क मेरा या तो ज़्यादा है, या मेरा रिस्क मीडियम है, या मेरा रिस्क लो है। ठीक है जी, रोमम मैंने मीडियम, हाई, लो की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मटेरियलिटी हमारा एक नंबर होता है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे ऐसे नंबर 320 के अंदर। ये मान लीजिए किसी क्लाइंट के लिए 20 लाख रुपए, एक अभी मैं जनरली बात कर रहा हूँ, नंबर के फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियलिटी। ठीक है, जो ये रोमम की बात की है मैंने, रिस्क की जो बात की है, ये आपको पता होगा, इसके लिए हमारा एक एस्से है जो कि एस्से नंबर 315 इसकी बात करता है। तो एस्से 315 बात करेगा रिस्क की, एस्से 320 जो है वो बात करेगा मटेरियलिटी की। सर अब आपने दोनों चीजें कैलकुलेट कर दी, अब आपने रोमम भी निकाल लिया, आपने मटेरियलिटी भी निकाल दी, अब क्या करें। फिर मैंने आपको बताया था एक कंपनी, जनरली जितनी भी बड़ी सीए फर्म्स होती हैं वो क्या करती है बेटा, एक सॉफ्टवेयर यूज करती है। अब आपके पास दोनों चीजें आ गई, यहां मैं लिख रहा हूं, रोमम मान लीजिए हाई और मटेरियलिटी, दोनों चीजें निकालनी थी 20 लाख। अब आपके पास यू हैव बोथ द थिंग्स जो आपको सैंपल निकालने के लिए चाहिए। अब आप क्या करेंगे सर, अब एक सॉफ्टवेयर होगा, अब एक सॉफ्टवेयर होगा जिसको केपीएमजी में किस नाम से जानते हैं, कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा। सर केपीएमजी में इस सॉफ्टवेयर को जानते हैं आइडिया के नाम से। आइडिया मतलब एक सैंपल निकालने के लिए टूल है जिसको वो लोग यूज करते हैं, केपीएमजी वाले, सैंपल निकालने के लिए। ठीक है, ऐसे अलग अलग सीएफ हम अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो अब इस सॉफ्टवेयर को आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा। इसको क्या देना पड़ेगा बेटा, कुछ इनपुट देना पड़ेगा। यहाँ पे ये आपसे अलग अलग तरह के इनपुट मांगेगा कि भैया मुझे इनपुट दो। एक काम करते हैं, यहां से मैं मिटाता हूं, ये मुझे कहेगा मुझे इनपुट दो। तो आप क्या करोगे, इसको इनपुट दोगे, आप कहोगे ले भैया सॉफ्टवेयर तेरे को बता क्या क्या चाहिए। तो आपसे वो कुछ चीजें मांगेगा, वो कहेगा मुझे इनपुट दो। आप बोलोगे भाई क्या चाहिए तुझे इनपुट में, वो कहेगा मुझे रोमम बताओ कितना है। तो रोमम इज IR और CR। तो आपने इसको दोनों को मिला के इसको रोमम बता दिया कि भैया रोमम हमारा हाई है। ठीक है, एक इनपुट हो गया। फिर वो आपको कहेगा चलो एक और चीज बताओ मुझे, क्या, मटेरियलिटी। तो आपने कहा लो जी सॉफ्टवेयर साहब, हमारे यहाँ पे इस क्लाइंट की मटेरियलिटी जो है वो ₹20 लाख है। एक और इसमें चीज होती है मिनिमम सैंपल। सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि आप कुछ मिनिमम सैंपल चेक करना चाहते हो क्या। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपने इस सॉफ्टवेयर को रोमम दे दिया और मटेरियलिटी दे दिया, अब एक और चीज दोगे। सॉफ्टवेयर कहेगा सैंपल किसका निकालना है, क्या निकालूं, क्या, कुछ तो दो, डेटा तो दो। तो आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करोगे डेटा। सॉफ्टवेयर को क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा, हम डेटा। इसको आप पॉपुलेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, जिस एरिया का हम लोग ऑडिट कर रहे हैं उसका कंप्लीट डेटा। तो एक बात बताओ, जब मैं इस सॉफ्टवेयर को ये डेटा दूंगा, क्या मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यस सर, क्या ध्यान रखना होगा सर, ये जो डेटा है ना, ये डेटा शुड बी कंप्लीट। पता चले हमने सॉफ्टवेयर को डेटा दे दिया और डेटा कंप्लीट ही नहीं है, और कुछ डेटा शुड बी एक्यूरेट और एंड दिस शुड बी रिलायबल। तो जब आप इस सॉफ्टवेयर को डेटा दो, जब आपको इसको इनपुट दे रहे हो, दैट डेटा शुड बी कंप्लीट, एक्यूरेट एंड रिलायबल। अदरवाइज जो इनपुट अगर मेरा गलत हो गया
तो मेरा आउटपुट भी गलत हो जाएगा। तो आपने इसको क्या क्या दिया बेटा, इनपुट के तौर पे क्या क्या दिया, सबसे पहले हमने उसको डंप दे दिया। हमने यहाँ पे कौन से एरिया का ऑडिट कर रहे हैं हम, सर हम यहाँ पे परचेज का कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इसको परचेज का डेटा दे दिया। उसके बाद मैंने इसको रोमम दे दिया, रोमम के बाद मैंने मटेरियलिटी दे दी। एक मैं नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, एक आप इसके अंदर एक और इनपुट डाल सकते हो, वो इनपुट होता है मिनिमम सैंपल। मिनिमम सैंपल को अभी मैं समझाता हूँ। आपने एक और इनपुट डाला, लो भैया सॉफ्टवेयर एक और लो, क्या, मिनिमम सैंपल। मिनिमम सैंपल, देखिए ये हम वर्चुअली पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इतना सब लिख रहा हूँ। अगर कोई बच्चा मेरा रेगुलर कोर्स देखता होगा वो कहता है भैया कपिल सर तो बोलते ज़्यादा है, इतना लिखते नहीं है, लेकिन सिंस वी आर कनेक्टेड वर्चुअली दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग मोर। तो मिनिमम सैंपल आपने लिख दिए कि भैया मुझे यहाँ पे रुपीज़ नहीं आएगा, मिनिमम सैंपल आपने लिखा लेट से यहाँ पे नंबर 160। अब ये मिनिमम सैंपल क्या है समझो। आपने सॉफ्टवेयर को कितनी ट्रांजैक्शन दी बेटा, हमारे डेटा में कितनी ट्रांजैक्शन है, कितने नंबर हैं सर, 1,00,000 ट्रांजैक्शन है। सॉफ्टवेयर को आपने डेटा दे दिया, हाँ जी सर दे दिया। अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस डेटा के बेस पे आपको क्या देना स्टार्ट करेगा सर, मुझे आउटपुट देगा। वो क्या देगा, आउटपुट देगा। और आउटपुट क्या होगा, सैंपल निकाल के देगा कि भैया लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने टोटल 1,00,000 ट्रांजेक्शन दिया, ये सैंपल निकाल के दे रहा है आपको कितना, 120 ट्रांजेक्शन्स। सॉफ्टवेयर ने इस पूरे डेटा को आपको दिया, आपने उसको ओके किया, उसने आपको 120 ट्रांजेक्शन निकाल के दे दी ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय यू। आपने कहा कि यार मैंने जो डेटा दिया था ना उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर ने मुझे कितनी ट्रांजेक्शन दी, 120, बट मैं यहाँ पे ना 120 कम है मेरे लिए, मैं एटलीस्ट मिनिमम जो ट्रांजेक्शन मेरा जो मन है ना टेस्ट करने का वो 160 मैं चेक करना चाहूंगा मिनिमम। दैट कैन बी 200, दैट कैन बी 300, दैट कैन बी 500, वी विल नॉट डिस्कस ऑन दिस, ठीक है। तो आपने कहा यार जो ट्रांजेक्शन में चेक करना चाहता हूं ना, आई वांट टू टेस्ट 160 ट्रांजेक्शंस, तो आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर को एक मिनिमम सैंपल दे दोगे 160। अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जब वो आपके लिए सैंपल निकालेगा ना, उसने तो कितने निकालने थे 120, लेकिन अब वो क्या करेगा 120 ना निकालकर 40 ट्रांजेक्शन को और सेलेक्ट करेगा और आपको कितनी ट्रांजेक्शन दे देगा टेस्ट करने के लिए, 160 ट्रांजेक्शन दे देगा, क्योंकि आपने कहा कि भैया मेरे को एक मिनिमम सैंपल चाहिए था 160। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर उसने 120 निकालनी थी तो उसने कितनी निकाल दी, 160। अब मान लीजिए सॉफ्टवेयर आपको निकाल के देना चाहता था 220, तो क्या इस केस में भी वो 220 से कम करके आपको 160 कर देगा या 220 ही आपको चेक करना होगा, जरा बताइए। सर मिनिमम सैंपल का मतलब मिनिमम होता है, मतलब अगर 120 निकालता वो तो उसको 160 कर देगा, दैट इज मिनिमम फॉर मी। लेकिन अगर वो एक 220 दे रहा है तो उस केस में वो 220 ही सैंपल रखेगा, उसको 160 नहीं करेगा, देन आई विल चेक 220 सैंपल, ठीक है ना। अगर वो कम देता तो वो कम से बढ़ा देता, वो कितना कर देता 160 सैंपल कर देता, तो मैं उसको 160 सैंपल को चेक करता। अब 220 ही करेंगे। तो ये थी हमारी कल की चर्चा, मैंने इसको दोबारा से रिवाइज करवाया, मैं एक बार आपको ले जाके दिखा देता हूँ कि क्या हमारा लास्ट स्टेप यही था क्या। देखिएगा बिल्कुल नीचे में आ जाऊंगा और बिल्कुल नीचे आके, ओहो 400 सैंपल और 600 सैंपल थे, मिनिमम सैंपल की बात कर ली थी। तो मैंने क्या लिखा था कि भैया हमने डेटा, रोमम, मटेरियलिटी, मिनिमम सैंपल डाल दिया, सॉफ्टवेयर आपको या तो 400 सैंपल देगा या 600 देगा, तो यहाँ पे सैंपल निकल कर आ गए थे। तो वापस हम यहाँ पे 400 600 कर लेते हैं, 200 220 की जगह। आपने मिनिमम सैंपल कितना लिखा है भैया जी, 400 लिखा है। ये फर्स्ट क्लास के साथ लिंक हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 400 ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी 400 लिख रहा हूँ मिनिमम सैंपल, और यहाँ पे मान लीजिए 120 वो निकालने वाला था, लेकिन आपने कहा नहीं भैया मेरे को मिनिमम 400 ट्रांजेक्शन चेक करनी है, तो वो सैंपल कितने का निकालेगा, वो सैंपल आपके लिए निकालेगा 400 का। लेकिन मान लीजिए सॉफ्टवेयर ही आपको यहाँ पे मान लीजिए वो 320 निकालने वाला था आपके लिए, तो वो 320 ना निकाल कर 400 निकालेगा। लेकिन मान लीजिए सॉफ्टवेयर ही आपके लिए 600 ट्रांजेक्शन निकालना चाहता है चेक करने के लिए, तो क्या उस केस में भी वो 400 कर देगा क्या, नहीं सर, उस केस में सैंपल जो है वो 600 का ही रहेगा।
सर डज आइडिया सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ये सारे फीचर्स उसके अंदर होते हैं, अभी हम उस पर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे सिंस दिस इज फास्ट ट्रैक। मेरा टारगेट है कि आपके सिलेबस को भी मेरे को ऑन टाइम खत्म करना है, लेकिन हाँ कंसेप्ट भी मुझे देना है साथ साथ, ये मेरा ये भी टारगेट है। तो क्या इतना आप लोगों को समझ आया क्या? एक बार मुझे फटाफट से बता दो, क्या इतना आप लोगों को समझ आया क्या? फिर हम आगे बढ़ेंगे और आज की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जल्दी बता दो एक बार, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, इतना समझ आ गया हो तो बताओ, फिर मैं आगे चलना स्टार्ट करता हूं। ये रिवीजन हो गया हमारा, ये हमारा हो गया रिवीजन। चलो जी, अब आज की बात करते हैं। अब हमारे पास क्या निकल के आ गई? ट्रांजैक्शन निकल कर आ गई। कितनी बेटा? जिसको हमको टेस्ट करनी है 600 सैंपल। आइडेंटिफाइड। देखो पहले हमारा क्वेश्चन क्या था? सैंपल कैसे निकालें। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन कैसे क्या था? सैंपल कैसे निकाले। मैंने कहा 3 चीजें दो, IRCR मटेरियलिटी। आपने वो तीनों चीजें निकाली, IRCR मटेरियलिटी। फिर एक सॉफ्टवेयर आया, उसको सारा डेटा दिया, उसने सैंपल निकाल के आपको दे दिए। अब तीसरा क्वेश्चन आता है इन सैंपल का क्या करें। एक सैंपल हमने और निकाले थे इससे पहले हमने एक सैंपल और निकाले थे। बताओ कहां पे निकाले थे, जरा बताओ जरा मुझे। इस स्टेप से पहले हमने एक जगह सैंपल और निकाले हैं, वो स्टेप बताओ कौन सा था जहां पे हमने सैंपलिंग निकाली है। सैंपल के हैं सर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए आपने सैंपल निकाला था 25 सैंपल, याद है? बिल्कुल सर। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए भी मैंने सैंपलिंग की थी। अब मैं नंबर की चेकिंग करूंगा, जो 12,000 करोड़ का नंबर है ना, उस पर मैं कंफर्ट लेने की कोशिश करूंगा, क्या वो नंबर सही है क्या। तो आ जाओ जरा मेरे साथ। अब तीसरा स्टेप है हमारा कि सर जो 600 सैंपल आपने निकाले हैं ना, अब इसकी हमें क्या करनी है? टेस्टिंग करनी है। क्या करनी है बेटा? टेस्टिंग करनी है। 600 सैंपल की टेस्टिंग करनी है। सर क्या टेस्ट करें इसके अंदर, बताइएगा। क्या टेस्ट करें, क्या टेस्ट करें बेटा, क्या टेस्ट करें जरा बताओ। देखिए फाइनेंशियल कौन बनाता है? सर फाइनेंशियल बनाती है मैनेजमेंट, राइट। फाइनेंशियल कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाती है। फाइनेंशियल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल को सही बनाना, अभी अपन वर्ड ट्रू एंड फेयर ही ले लेते हैं। फाइनेंशियल को ट्रू एंड फेयर बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल पे साइन करती है तो वो क्या बोलती है? सर वो बोलती है कि हमारे फाइनेंशियल कंप्लीट है, मतलब इसमें कुछ भी पेंडिंग नहीं है। हमारे फाइनेंशियल एक्यूरेट है, मतलब इसमें कोई भी गलतियां नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल के अंदर कोई फिक्स एसेट्स आ रही है, मान लो 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, इन्वेंट्री आ रहा है, डेटर आ रहा है, कैश एंड बैंक बैलेंस आ रहा है, वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, मतलब कंपनी में है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फेक दिखा दिया हो। कंपनी के पास जितनी भी एसेट्स है, कंपनी का उन पे राइट है, ऐसा मैनेजमेंट आपको बोल रही है। या कंपनी के पास जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उन पे कंपनी का क्या है बेटा? ओब्लिगेशन है, ठीक है। फाइनेंशियल को आपने सभी FRF के हिसाब से प्रेजेंट किया है, ये मैनेजमेंट ये चीज भी बोल रही है। तो बेसिकली मैनेजमेंट आपको ये बोल रही है कि भैया हमारे फाइनेंशियल FRF के हिसाब से बने हैं। FRF मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क हमारे ऊपर लगता है, हमने उस फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल बनाए हैं। हमारे फाइनेंशियल के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन आ रही है, सारी कंप्लीट है, सारी एक्यूरेट है। जितनी भी एसेट्स हमारे पास है, सबके ऊपर हमारा राइट है। जो लायबिलिटी है डेफिनेटली वो ऑब्लिगेशन है, और हमारी सारी चीजें एग्जिस्ट करती है जो फाइनेंशियल के अंदर आ रही हैं। तो मैनेजमेंट क्या कर रही है? इन चीजों पे आपको एजर्ट कर रही है। क्या कर रही है बेटा? अजर्ट कर रही है। मैनेजमेंट इन चीजों पे आपको क्या कर रही है? अजर्ट कर रही है। मैं इसको बिल्कुल देसी भाषा में लिख रहा हूं। मैनेजमेंट इन चीजों के लिए प्रोमिस करती है, या फिर मैनेजमेंट इन चीजों को एश्योर करती है। एश्योर करती है कि ऐसा है। फाइनेंशियल को अप्रूव कौन करता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ऐसा जब अपने साइन कर देते हैं ना, तो जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल पे साइन करते हैं तो मैनेजमेंट ऐसा बोलती है, ऐसा अजर्ट करती है कि ये सारी चीजें मेरे फाइनेंशियल के अंदर है, मेरे फाइनेंशियल में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर मैनेजमेंट की बात क्यों ना मान ले? जब एक बात सुनिएगा,
जब मैनेजमेंट ऐसा बोल रही है कि मेरे फाइनेंशियल कंप्लीट है, एक्यूरेट है, सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, तो फिर क्यों ना मैनेजमेंट की बात मान ले? ऑडिट करवाना क्यों जरूरी है? नहीं 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 नहीं, सरकार कहती है कि भैया देखो, माना कि मैनेजमेंट ने साइन कर दिए, मैनेजमेंट ने कुछ चीजों पे असर्ट कर दिया कि ये चीजें हैं, लेकिन एक ऑडिटर को बोला जाता है कि भैया जिन चीजों पे मैनेजमेंट असर्ट कर रही है ना, मैनेजमेंट जिन चीजों को एश्योर कर रही है, आप उन चीजों को क्या कर लो बेटा। ऑडिटर को क्या बोला जाता है? ऑडिटर को क्या बोला जाता है? आप इन अजर्ट जो है, यहां से मैं निकाल रहा हूं अजर्शंस, इनको अजर्शंस बोलते हैं। आप इन अजर्शंस को क्या कर लो? चेक कर लो। ऑडिटर को क्या बोला जाता है? उस अकाउंट के अंदर आप इन अजर्शंस को चेक कर लो, और अगर आपको सही लगे कि हाँ भाई सारी अजर्शन सही हैं जो ट्रू एंड फेयर के लिए जरूरी थी, तो आप अपना एक ओपिनियन दे दो कि जो भैया फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर मैनेजमेंट ने बनाए थे वो सही है, एफआरएफ के हिसाब से बने हैं, कंप्लीट है, एक्यूरेट है, सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, राइट एंड ऑब्लिगेशन है, सभी एफआरएफ के हिसाब से बने। आप इन चीजों पे एजर्शन दे दो, असर्ट कर दो, आप अपना ओपिनियन दे दो, और आप अपने साइन कर दो। मान लो ये ऑडिटर के साइन आप इस ऑडिट रिपोर्ट में साइन कर दो, तो उसके बाद इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सभी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। बेसिकली जो चीज मैनेजमेंट ने बोली ना, उसी चीज को ऑडिटर क्या करता है? चेक करता है, चेक करके अपना एक ओपिनियन फ्रेम कर देता है, जिससे उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, परचेज के मैंने 600 सैंपल निकाले हैं। अब मैं आगे जा रहा हूं, ये मैंने एक बेस पकड़ा है, परचेज के मैंने एक 600 सैंपल निकाले हैं। इन 600 सैंपल में अपन क्या चेक करेंगे? अजर्शंस चेक करेंगे। और सर ये अजर्शंस कौन सी होती है? देखिए, मैं केपीएमजी का एक यहाँ पे पैटर्न है वो मैं आप लोगों के लिए यूज करता हूँ, सीवोप, CEAVOP। सभी बच्चे मेरे साथ लिखेंगे सीवोप। अजर्शंस जो है, जो हमें चेक करनी होती है, वो सीवोप चेक करना होता है। सी का मतलब यहाँ पे कंप्लीटनेस है, एग्जिस्टेंस है, ए से एक्यूरेसी है, वी से वैल्यूएशन है, ओ से राइट एंड ओब्लिगेशन भी है, और ओ से एक अक्रंस भी है। ओ से राइट एंड ओब्लिगेशन भी है, और ओ से एक अकरेंस भी है, और पी से प्रेजेंटेशन है कि फाइनेंशियल जो है वो एफआरएफ के हिसाब से, या जो जिस अकाउंट का हम ऑडिट कर रहे हैं उसको फाइनेंशियल में एज पर एफआरएफ के हिसाब से दिखाया या नहीं दिखाया। तो बेटा क्या चेक करते हैं सैंपल के अंदर? सैंपल लेने के बाद हम क्या चेक करेंगे? सभी बच्चे बताएं। अजर्शंस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? सभी बच्चे बताएंगे मेरे को, क्या चेक करेंगे बेटा? अजर्शंस चेक करेंगे। और अजर्शंस के अंदर क्या क्या आता है? कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन। ओ से राइट एंड ओब्लिगेशन, और ओ से अकरेंस, एंड पी से प्रेजेंटेशन। ये सारी अजर्शंस मुझे चेक करनी पड़ेगी। अब एक टेक्निकल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसी अजर्शंस के ऊपर। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा, और एक मैं आपसे पोल ले रहा हूं, उस पोल में बताओ, आर यू एंजॉयिंग द क्लास? और इसके बाद एक और पोल ले रहा हूं, उस पर भी कमेंट करना। अगला क्वेश्चन मेरा, इस पे कमेंट करो, फिर उसके बाद एक टेक्निकल सेशन स्टार्ट हो रहा है। चेतन देखो क्या पूछ रहे हैं, कंट्रोल टेस्टिंग के लिए 25 सैंपल क्यों निकाले? चेतन, आपने शायद लास्ट लेक्चर सही से नहीं देखा, डिटेल में बताया है। अच्छा, 25 ही क्यों निकाले? वो आपको ये भी बताया है कि जब आप सीए फर्म में जाओगे तो वहां पे आपको वहां का मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। केपीएमजी 25 बोलता है। ठीक है जी, क्या यहां तक आपको समझ आया? आर यू एंजॉइंग दी सेशन? उस पर आप प्लीज पोल करके बताइएगा। 7% स्टूडेंट अभी इंजॉय नहीं कर रहे हैं, और 93% स्टूडेंट अभी इंजॉय कर रहे हैं सेशन को। मैं 77% को बोलना चाहूंगा, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये मेरे फास्ट ट्रैक अगर आप ऑडिट में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है आप इस सब्जेक्ट से ज़्यादा डर जाएंगे कि ये सब्जेक्ट कितना टिपिकल है, ये सब्जेक्ट कितना टेक्निकल है। तो अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम मेरे फास्ट ट्रैक के लेक्चर देख रहा है ना, मतलब उसे ऑडिट की पहले कोई नॉलेज नहीं है, गलती से भी ये गलती मत करना। मैं क्या बोल रहा हूँ? गलती से भी ये गलती मत करना। रेगुलर कोर्स लेना, चाहे एक दिन में आप 2 लेक्चर देख लो, सेम टाइम पे फास्ट ट्रैक वाले टाइम पे आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे। बट फर्स्ट टाइम अगर आप फास्ट ट्रैक देख रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, और मैं इसको बहुत टेक्निकल लेवल पे उठा के पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मान के चल रहा कि आपको कुछ नहीं आता। मैं मान के चल रहा हूँ आपने पढ़ा हुआ है, और आप मेरी चीज़ों को, मेरे सारे बातों को आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है,
तो अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप अपना ध्यान भैया खुद रखें, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाऊंगा फर्स्ट टाइमर का। हाँ, कोई बच्चा ऐसा है जिसके बहुत ग्रुप पेंडिंग है और जिसने आज तक ऑडिट नहीं पढ़ा, उसके बाद टाइम ही नहीं है, वो स्टूडेंट अपना रिस्क लेके पढ़ सकता है। उसे समझ आ रही है बातें फिर तो बहुत अच्छी बात है, देन यू कैन कंटिन्यू। बट अगर समझ नहीं आ रही है तो फिर आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। अब मैं एक टेक्निकल डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये 600 सैंपल जो हमारे निकले थे, हम किसका ऑडिट कर रहे हैं? परचेज का। तो अब क्लाइंट को क्या बोलोगे कि भैया ये 600 सैंपल लो, हमने आपको 600 सैंपल की लिस्ट दे दी, ये लो लिस्ट लो 600 सैंपल की। आपने 600 सैंपल निकाल लिए, एक्सेल शीट में डाल दिए 600 सैंपल, और क्लाइंट को बोल दिया भैया इन 600 सैंपल के हमको डॉक्यूमेंट्स दे दो, परचेज के डॉक्यूमेंट। तो वो आपको क्या देगा? परचेज प्रोसेस याद करो, वो आपको रिक्वेस्ट देगा। ठीक है जी, वो आपको परचेज का पीओ दे देगा। ठीक है भाई, परचेज ऑर्डर दे देगा। वो इनवॉइस दे देगा कि भैया ये इनवॉइस है, हमने जो माल खरीदा था। वो जब माल गेट के अंदर आया था तो गेट एंट्री दे देगा। उसके बाद जो माल का क्वालिटी अप्रूव हुआ था, क्वालिटी अप्रूवल रिपोर्ट दे देगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो पेमेंट की थी, वाउचर बनाया था और जो एंट्री पास की थी, उसका बिल दे देगा, मतलब उसकी वाउचर दे देगा। पेमेंट का प्रूफ दे देगा कि भैया पेमेंट हो चुकी है। तो ये 7-8 डॉक्यूमेंट वो हर एक सैंपल के अगेंस्ट, हर एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आपको पकड़ा देगा। ठीक है, एक बार अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत है। अगर आपको बेसिक आइडिया है, अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही है ना, तो फिर आप कंटिन्यू करते रहो। इसका मतलब फिर आप कंटिन्यू करने के लायक हो। अगर आपको मेरा जो अभी समझा रहा हूं ना मैं 3 क्लासेस के बाद, अगर आपको लगे कि भाई मेरे को नहीं समझ आया, तो फिर आपको रेगुलर पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर आपको मेरी 3 फास्ट ट्रैक की क्लासेस समझ आ जाती है तो इससे टेक्निकल मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, इसका मतलब फिर आपके लिए ठीक है। तो ये 7 से 8 डॉक्यूमेंट, ध्यान से सुनिएगा। आपने एक सैंपल दिया, आपने 600 सैंपल दिए, लेकिन एग्जांपल अपन एक से लेते हैं। आपने कोई एक सैंपल क्लाइंट को दिया, क्लाइंट ने आपको उसके अगेंस्ट उसका रिक्वेस्ट, कोटेशन, परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, गेट एंट्री, क्वालिटी, फाइनेंस का वाउचर, पेमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको दे दिए। अब आप उन डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे हो, आपस में मिला रहे हो कि सारी चीजें ठीक है क्या, एंट्री सही पास हुई है क्या, खर्चा सही बुक हुआ है क्या, जिस पीरियड का खर्चा था उसी में बुक हुआ है क्या, खर्चा है तो परचेज सही बुक हुई है क्या। तो आप उन सैंपल के बेस पे मैनेजमेंट ने आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अब आप उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहे हो। तो जरा आप मुझे ध्यान से सोचकर बताइएगा, आपको ये वाली अजर्शन वेरीफाई करनी है। कौन सी? सीवोप, CEAVOP। सी का मतलब मेरा कंप्लीटनेस से है, ई का मतलब एग्जिस्टेंस से है, ए का मतलब एक्यूरेसी से है, वी का मतलब वैल्यूएशन है बेटा, ओ का मतलब, ओ के साथ ओब्लिगेशन तो मतलब राइट भी आएगा, और ओ का मतलब अकरेंस भी है। तो 3 आते हैं क्या? राइट एंड ओब्लिगेशन, राइट एसेट के लिए, ओब्लिगेशन लायबिलिटी के लिए, और ओ का मतलब यहां पे अकरेंस से भी है, और पी का मतलब प्रेजेंटेशन, कि भैया जो फाइनेंशियल में जिस तरह से वो एरिया प्रेजेंट होना चाहिए था उस तरह से आपने किया या नहीं किया। तो मुझे ये बताओ आप, क्या जो मेरे पास एक सैंपल के पेपर आए हैं, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है वो चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछेंगे अभी। तो क्या मेरे पास जो एक सैंपल का पेपर आया है, 1 लाख ट्रांजेक्शन है परचेज के अंदर, 12,000 करोड़ का था, ट्रांजेक्शन थी 1 लाख। अब आप सोच सोच कर बताना। ठीक है, अब आप मुझे ये बताना कि उस पेपर से, 600 सैंपल के पेपर से, क्या मैं ये बता सकता हूं कि परचेज का जो अकाउंट है वो कंप्लीट है? बताओ, क्या आप ये बता सकते हो 600 सैंपल को चेक कर कर कि जो परचेज का अकाउंट का टोटल आ रहा है 12,000 करोड़, वो कंप्लीट है? मतलब वो ना ही तो 13,000 करोड़ होना चाहिए था, ना ही 11 होना चाहिए था। क्या आप ऐसा बोल सकते हो? जल्दी से बताओ, यस और नो में आंसर करो। मैं और किसी चीज को नहीं देखूंगा। सर हम 600 ट्रांजैक्शन के लिए तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। अब देखिए, मैंने 1 लाख ट्रांजैक्शन में से 600 सैंपल निकाले थे, 1 लाख ट्रांजैक्शन में से मैंने 600 निकाले थे। अगर मैं 600 के लिए 600 को चेक कर लेता हूं और मुझे सब सही मिलता है, 600 के लिए अगर मैं ये बोलता हूं कि 600 ट्रांजैक्शन में सब कुछ कंप्लीट है, और 600 ट्रांजैक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 600 ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट कर रही है किसको?
1,00,000 ट्रांजेक्शन को। तो इसका मतलब मैं 1,00,000 ट्रांजेक्शन के लिए भी तो बोल सकता हूं ना कि वो 1,00,000 ट्रांजेक्शन कंप्लीट है। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप कह रहे हो कि मैं सैंपल को चेक कर कर ये बता सकता हूं कि वो ट्रांजेक्शन, वो एरिया कंप्लीट है। मैं क्या, एक आपकी 90% यू आर राइट कि 600 सैंपल जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1,00,000 ट्रांजेक्शन को। जब 600 सैंपल मैंने बता दिया कंप्लीट है, इसका मतलब 1,00,000 ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। सर एक रिस्क अभी भी हो रहा है। मैंने कहा क्या? आपने कहा बताओ सर क्या। मैंने कहा ऐसा हो सकता है ना, जो 1,00,000 ट्रांजेक्शन है यहां पे कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही ना हुई हो, यहां पे कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही ना हुई हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन हो सकती है जो 1,00,000 के अंदर है ही नहीं। अरे सर इसको कैसे चेक करेंगे? बेटा वो हम बाद में सीखेंगे। क्या ऐसा हो सकता है ना? हाँ सर हो सकता है। तो इसका मतलब कंप्लीटनेस पे मेरे को 80% तो कंफर्ट आ गया, लेकिन 20% कंफर्ट अभी बाकी है। 20% कंफर्ट अभी बाकी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ रिकॉर्ड ना हुआ हो, 1,00,000 ट्रांजेक्शन के अंदर 10 ट्रांजेक्शन और आनी हो। तो इसका मतलब मुझे सैंपल के तो चेक करने पड़ेंगे। मतलब 1,000 सी पे मेरे को 80% कंफर्ट तो आया, बट 20% कंफर्ट अभी और लेना है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। अदर ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाएंगे वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हम, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कोई भाई अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स तो नहीं है। बात समझ आती है? जब मैं अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा लूंगा ना सैंपल चेकिंग के साथ, तो मैं बोल दूंगा हाँ भाई मेरे को कंफर्ट है। बेटा एक और चीज समझ लो, ये जो 600 सैंपल को हम चेक कर रहे हैं ना, इस चेक करने को एक प्रोसेस बोलते हैं। इस चेक करने का एक नाम होता है। कोई बच्चा बताएगा मुझे क्या बोलते हैं? इस चेक करने को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल। क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीओडी। टीओडी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल। जहां पे समझ लो आप सैंपल की चेकिंग कर रहे हो। तो बेटा मैंने क्या किया, 80% कंफर्ट तो ले लिया किससे? टीओडी से, टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब सैंपल चेकिंग। 20% कंफर्ट मेरे को और लेना पड़ेगा अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाकर। बात समझ आती है? हाँ जी सर बात समझ आती है। अब आप मुझे सेकंड बताइएगा, क्या अब 600 सैंपल के बेस पे, 600 सैंपल के बेस पे एग्जिस्टेंस पे कंफर्ट ले सकते हो? आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। क्या आप 600 सैंपल के बेस पे, क्या आप 600 सैंपल के बेस पे एग्जिस्टेंस पे कंफर्ट ले सकते हो? आराम से सोचकर मुझे बताइएगा, यस और नो। आई विल वेट फॉर योर कमेंट, नॉट एन इश्यू, मैं भागूंगा नहीं। लेकिन आपको अपना रिप्लाई कैसे करना है? सी जैसे आपने लिखा यस, ई यस और नो, जो भी आपका आंसर हो, ऐसे अजर्शन के सामने आप अपना आंसर देंगे। अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ यस और नो करेंगे तो मुझे नहीं समझ आएगा कि आप सी के लिए यस कर रहे हैं या ई के लिए यस कर रहे हैं, या आगे मैं जाऊंगा तो आगे किसके लिए आप यस कर रहे हैं। तो सौरव, अखिल, तुषार, दर्शिता, मयूर, साहिल, दीपा, तुषार, अभी, नेहा, प्रियांशु, तो बेटा मेरे को नहीं पता चल रहा आप किसके लिए कर रहे हो। अजीत, ई के लिए, रौनक बोल रहे हैं ई के लिए यस, अजीत बोल रहे हैं यस, रैनी बोल रही है नो। पोल दीजिए, लो जी पोल लीजिए। वेदर ई कैन बी वेरीफाइड, ई कैन, वेदर मैं नहीं लिख रहा, ई कैन बी वेरीफाइड बाय टीओडी। वेदर ई कैन बी वेरीफाइड बाय टीओडी, लेकिन मेरे को नाम भी तो देखना है ना यार। तुषार, सी एस, ई एस, ए एस, वी एस, ओ एस, पी एस, पी एस। तुषार अभी तेरा पी निकालता हूं मैं, रुक जा। ई नो, चेतन, स्वप्निल, ई नो, विकास, ई नो, सुजीत कुमार, ई एस। चलो फटाफट पोल पे कमेंट करो एक बार, फटाफट पोल पे कमेंट करो। और आज जो मैं बोलूंगा वो मानना पड़ेगा। अगर बड़ा भाई समझते हो, अगर बड़ा भाई समझते हो तो जो मैं बोलूंगा वो मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो तुम्हें ऑडिट की कसम। ठीक है जी, जल्दी से, यू हैव 10 सेकेंड लेफ्ट टू वोट। जल्दी से, यू हैव 10 सेकेंड लेफ्ट। ई कैन बी वेरीफाइड बाय टीओडी, तुम्हारी तो लो जी 70% बच्चों ने दिया है गलत जवाब।
70% भारतीयों ने दिया है गलत जवाब। अब भैया ध्यान से सुनना भाई, मैं भावुक नहीं होऊंगा, मेरी तबीयत खराब है, मैं दोबारा तबीयत बढ़ जाएगी, खराब हो जाएगी, बीपीआई हो गया तो। 70% मुर्गे 70% बच्चे मुर्गे बनेंगे अभी, और मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। ध्यान से सुनो कैसे, मैं पहले कंसेप्ट समझा के आता हूं आपको। सबसे पहले मुझे बताओ ई का मतलब क्या है, कमेंट करो। ई का मतलब क्या है, सही बताओ मुझे बच्चे, ई का मतलब क्या है? इन्वेंट्री एट थर्ड पार्टी और एट डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं यहां बैठा हुआ हूं एक रूम के अंदर, ये हमारा ऑफिस है, ये हमारा ऑफिस है जी। यहां किसी एक रूम के अंदर आप बैठे हुए हो, ठीक है, यहां बैठे हुए हो। 600 सैंपल आपके पास, यहां पे सारे पेपर्स है, 600 सैंपल के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। आप कह रहे हो कि मैं ई वेरीफाई कर लूंगा, सभी बच्चों ने यस कहा है, 70% ने। ई का मतलब क्या होता है सर? ई का मतलब होता है एग्जिस्ट, कि वो चीज हाँ भाई सच में रखी हुई है, वो चीज सचमुच में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये पानी की बोतल आपको दिख रही है, पानी की बोतल, मैं कहता हूं ये पानी की बोतल एक्चुअल में मेरे हाथ में है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने देखा इसको। क्या देखा आपने भी? बोलो यस। हाँ जी। अब ये पानी की बोतल मैं एक डिफरेंट लोकेशन पे रख देता हूं, आपको दिख रही है। अब आपके पास पेपर है, वो पेपर है जो आपने अभी मंगवाए हैं क्लाइंट से। क्या इस पेपर को देखकर आप ये बता सकते हैं? इसमें ये जरूर है कि आपने एक बोतल खरीदी है, बोतल खरीदी है वो तो पता चल रहा है। क्या वो बोतल एग्जिस्ट करती है? पता चले मैनेजर की बेटी स्कूल लेके गई है, कंपनी में यूज ही नहीं हो रही। पता चले माशुका को दे दी गई है। पता चले पर्सनल पर्पस के लिए एसेट यूज हो रहा है। पता चले एसेट खरीदा ही नहीं है एक्चुअल में, सिर्फ बिल खरीद लिया। ये सब समझाऊंगा धीरे धीरे। क्या बिल से, क्या बिल देखकर, क्या पेपर देखकर एग्जिस्टेंस पता चल रहा है? बताओ, क्या बिल देखकर, पेपर देखकर एग्जिस्टेंस पता चल रहा है? जल्दी से बताओ, हाँ या ना। नहीं सर नहीं पता चल रहा। तो नालायको, एग्जिस्टेंस क्या डॉक्यूमेंट देखकर पता चलेगा? कभी नहीं पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा? इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस कैसे पता चलेगा बताओ? इन्वेंट्री का सर फिजिकल देखना पड़ेगा उसको, तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा सर उसके लिए, तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा सर। इसका मतलब जो 600 ने सैंपल निकाले थे उससे ये वाली अजर्शन तो सेटिस्फाई नहीं होगी। कौन सी? ई। मैंने कहा हाँ, यही तो समझाना था, यही तो समझाना था भाई। दूसरा, इन्वेंट्री का एग्जांपल छोड़ दो, डेटर का पकड़ो। एक राम है, राम बनाओ जरा, ये लो, एक ये राम है, ठीक है, राम दिख रहा है आपको? सर हमें तो मिक्की माउस दिख रहा है। अरे राम समझो तुम इसे, ये राम है, कंपनी को 5 लाख रुपए देने हैं इसने, डेटर है। क्या आपको पता चलेगा कि राम एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? नहीं सर। फिर कैसे पता चलेगा? राम से बात करनी पड़ेगी सर, तभी पता चलेगा राम एग्जिस्ट करता है। कैसे कैसे बात करोगे? या तो राम से मिलने जाएंगे या राम को चिट्ठी लिखेंगे। एग्जिस्टेंस के लिए बेटा हमें कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी राम से कि भैया क्या आपको कंपनी को 5 लाख रुपए देने हैं, जरा बताओ। हाँ, तो इसका मतलब आप एग्जिस्ट करते हो। दिख रहा है? बहुत दिनों बाद वर्क फ्रॉम होम वाली फील आ रही है। शुभम मंगल। बात समझ आ रही है? बात समझ आती है मेरी? तो आप ये बताओ, अच्छा मुर्गे बनो पहले तो। हाँ जी, कितने बच्चों ने लिखा था यस? अब मेरे को अपने नाम बताओ, मैं ही बताता हूँ ना नाम, तुम क्या बताओगे? रुको, नाम लेके बताऊं या नहीं बताऊं? अमन ने सही लिखा था, ई बाय फिजिकल वेरिफिकेशन।
कमेंट ही गायब हो गए, नालायकों ने कमेंट ही डिलीट कर दिए। मैं तो नहीं था, मैं तो डिलीट कर दूंगा अपना, मैं क्यों मुर्गा बनूं। हाँ जी मुर्गा बनो। सर लड़कियों को तो हमारे स्कूल में हाथ ऊपर करवाते थे, कितनी कितनी बहनें ऐसी हैं, कितनी भाइयों की बहनें ऐसी हैं, मेरी बहनें तो नहीं है भाई, कितनी बहनें ऐसी हैं जिनका विचार ये है कि लड़कियों को तो सर हाथ ऊपर करवाते थे हमारे टीचर ऐसे, जिसमें भी हम ऐसे ही करते थे। सभी बच्चे मुर्गा बनेंगे जिन्होंने ये अजर्शन का बताया कि भैया 600 सैंपल से एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो जाएगा, 600 सैंपल से आपका एग्जिस्टेंस वेरीफाई नहीं होगा। होगा क्या बताओ जरा, होगा क्या, क्या होगा एग्जिस्टेंस वेरीफाई, जल्दी बताओ। क्या 600 सैंपल से एग्जिस्टेंस वेरीफाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हाथ ऊपर कर लो भैया। नहीं नहीं हाथ ऊपर नहीं, सॉरी, मुर्गे बन जाओ, लड़कियां भी मुर्गा बनेंगी। तुमने कहीं दूसरी जगह बोला है कि सर लड़कों को थोड़ा ज़्यादा दे दो, कोई बात नहीं, हमें थोड़ा कम दे दो। हर जगह बराबर हो ना तुम, मुर्गा बनो बेटा। आजकल कोई बहाने नहीं चलेंगे तुम्हें, मुर्गा बन जाओ, मोबाइल नीचे रख लो, लैपटॉप नीचे रख लो, सब दिखेगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। और अगर किसी के मम्मी पापा अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, तो अंकल जी आंटी जी मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक छड़ी ले आओ और मारो पीछे। इसके आज मारोगे तो इसको याद रहेगा कि टीओडी से एग्जिस्टेंस वेरीफाई नहीं होता। सभी बच्चे मुर्गा बन के बोलेंगे टीओडी से एग्जिस्टेंस वेरीफाई नहीं होता। मुर्गा बन के कुकड़ू को नहीं बोलना है, मुर्गा बन के कुकड़ू को नहीं बोलना है, मुर्गा बन के क्या बोलना है, मुर्गा बन के बोलना है टीओडी से एग्जिस्टेंस वेरीफाई नहीं बोलना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसके लिए तो अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, अदर ऑडिट प्रोसीजर। बात समझ आती है? हालांकि आपको पता है अदर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर क्या क्या आएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन जैसे ऑडिट प्रोसीजर आएंगे, लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके जी, क्या एक्यूरेसी पता चलेगी कि भैया प्लस माइनस ठीक है क्या? हाँ सर, वो काफी हद तक हमें पता चलेगी कि 600 सैंपल अगर सही तरीके से रिकॉर्ड हुए हैं, टैक्स की वर्किंग सही है, तो मतलब बाकी भी सही है, एक्यूरेसी पता चल रही है। क्या वैल्यूएशन पता चलेगा क्या? बताओ, 600 ट्रांजैक्शन को चेक करने के बाद क्या वैल्यूएशन पता चलेगा क्या? अब वी के सामने यस और नो लिखो जल्दी से, और मेरे को यही बताओ कौन कौन मुर्गा बना है। और जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना, तुमको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये तो सिर्फ लाइव वालों के लिए था, मतलब हम इस प्यार भरी सजा से मुक्त हैं। नहीं 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 नहीं, आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है बेटा। अगर आपने पेन ड्राइव वाले, तेरे को ही बोल रहा हूँ, हाँ बहन तेरे को ही बोल रहा हूँ, वो कह रही है सर मैं तो लड़की हूँ, तेरे को ही बहन, तेरे को ही, अपने आपसे ही बात चल रही है मेरी। अगर आपने आंसर गलत दिया था ना इसका, चाहे आप रिकॉर्डेड में क्यों ना देख रहे हो, तो आपको मुर्गा बनना है। सर मम्मी देख रही है, बेटा तब भी बनना है। सर रूम बंद है, चलो मैं 2 मिनट के लिए बन जाती हूँ, बन जा बेटा, टांगों की नसें खुल जाएंगी। तो सबको बनना है। अब वी का आंसर और दो फटाफट, क्या वैल्यूएशन वेरीफाई होगा 600 से? हाँ सर हो जाएगा, है ना जी। देखो 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 देखो, ये देखो हमारे सीए स्टूडेंट नेहा खेतान, बेटा मुर्गा बनो प्यार से। साहिल मुर्गा, अजीत बेटा मुर्गा, आकाश, मैं जिसका नाम ले रहा हूं मतलब बिना बोले तुरंत प्रभाव से मुर्गा बन जाना है। अर्शित गुप्ता जी, हर्ष, साहिल, अंजलि, क्या बात है अंजलि, देखो कितना प्यारा नाम है, और मुर्गा बना रहा हूं मैं। अंजलि बन जाओ बेटा, कोई बात नहीं। हर्ष, साहिल, अंजलि, दोबारा अंजलि कह रही सर मैं मुर्गी बनूंगी, आपने मुर्गा बोल दिया इसलिए मैं दोबारा कमेंट कर रही हूँ। रौनक बेटा मुर्गा, दर्शिता, आय हाय दर्शिता, नाम देखो दर्शिता, मुर्गा बेटा मुर्गा। दीपा अग्रवाल, अग्रवाल क्या बात है। पुरुषोत्तम भारद्वाज, कोई नो वाला है? सारे बच्चे लाइन से मुर्गे बन जाओ, आज तुमको काटना है आज मैंने। हाँ, तन्ने कह रहा है मैं नो लिखूंगा, मुखर्जी साहब भी कह रहे हैं मैं भी नो। यस ऑफ कोर्स, क्या बात है, ये देख रहे हो खान साहब, यस ऑफ कोर्स, खान साहब मुर्गा बनो, तुम्हें तो पहले काटेंगे हम अभी। देखो एक बात सुनना, 600 सैंपल आपने ले लिए, अब समझो चर्चा, जैसे मैंने आपको एग्जिस्टेंस के लिए समझाया ना, ये हमारा एग्जिस्टेंस था बेटा, समझ लो। देखो मजे मजे में एग्जिस्टेंस के टीओडी से वेरीफाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब अगला और लो, समझो आप प्यार से समझो। देखो
टेक्निकल कंसेप्ट अगर मैं मजाक मजाक में समझा दूं ना तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए। मजाक मजाक में अगर हम, हाँ बेटा सिद्धार्थ उठ जा, पैर में दर्द हो गया सर, पैर में दर्द, उठ जा बेटा, कल विटामिन डी और अपना B12 चेक करवा के आइयो, इतना जल्दी पैर में दर्द हो गया तो। अब देखो वैल्यूएशन क्या TOD से वेरीफाई होगा? 90% बच्चे बोल रहे हैं जी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 90% बच्चे मुर्गा बने। ध्यान से सुने, आपने क्या निकाले हैं? 600 सैंपल। 600 सैंपल कहां से निकले हैं सर? ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च में 1 लाख ट्रांजेक्शन थी। उस 1 लाख ट्रांजेक्शन में से हमने 600 सैंपल निकाल दिए। आप कह रहे हो मैं वैल्यूएशन बता दूंगा। अच्छा बेटा एक बात बता, वैल्यूएशन जो होता है वो ईयर एंड पे होता है या ड्यूरिंग द ईयर करोगे? और अगर ईयर एंड पे होता है तो जो इन्वेंट्री परचेज की होगी तो जो बैलेंस इन्वेंट्री है उसका होगा या ड्यूरिंग द ईयर की का होगा? बताओ जरा, जो बैलेंस इन्वेंट्री है उसका होगा या ड्यूरिंग द ईयर का होगा? ओह सर ये तो मैं भूल ही गया था, 31 मार्च को जो बैलेंस बचेगा ना उसका मैं वैल्यूएशन चेक करूंगा। 600 सैंपल तो हो सकता है हमने अप्रैल के खरीदे हो और वो मई में खत्म हो गया हो सामान, जून का सामान हो जुलाई में खत्म हो गया हो, अगस्त का हो सितंबर में खत्म हो गया हो। सर हाँ ये जरूर मैं बोल सकता हूं कि जो मैंने 600 सैंपल चेक किए ना, कोई चीज 10 रुपए की खरीदनी थी, पीओ में रेट कितना था? 10 रुपीज 10 पीओ रेट। एक्चुअल में क्या माल 10 रुपए के हिसाब से ही खरीदा क्या? 10 क्वांटिटी आई है, 100 रुपए का ही बिल है क्या? हाँ जी। तो ये वैल्यू हमने चेक कर ली, तो ये भी तो एक वैल्यूएशन है, एक्यूरेसी बोलता हूँ हालांकि मैं तो इसे, दिस इज एक्यूरेसी। तो ये वाला वैल्यूएशन ट्रांजैक्शन का तो ठीक है, लेकिन जो मेन वैल्यूएशन होगा जिसको आप AS2 बोलते हो इन्वेंट्री का, वो तो बेटा किसका होगा? ईयर एंड का। ये किसका होगा बेटा? ईयर एंड का होगा। बेटा जब तक मैं नींव मजबूत नहीं करूंगा तो मैं कैसे बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा? तो चाहे रेगुलर कोर्स हो चाहे फास्ट ट्रैक कोर्स हो, मेरे को फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना। तो एक बात बताओ, 600 सैंपल से क्या वैल्यूएशन वेरीफाई कर दोगे? अगर मैं बात करूं ट्रांजैक्शन का सिर्फ, तो आप कह रहे हो हाँ जी, लेकिन वैल्यूएशन तो मेन किसका होता है? बैलेंस का होता है, उसका नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। सर फिर आपने सैंपल निकलवाए क्यों यार? आप कुछ तो कर नहीं रहे सैंपल से। मैं नहीं खेल रहा आपके साथ, सैंपल से हुआ ही नहीं कुछ अभी तक। आपने सैंपल के लिए इतनी सारी मेहनत करवा ली हमसे, साला कंप्लीटनेस पता चला है और एक्यूरेसी पता चली है, उसके अलावा वैल्यूएशन हमारे 600 सैंपल ना ही तो एग्जिस्टेंस बता रहे हैं ना ही वैल्यूएशन बता रहे हैं। फिर क्या करें इन सैंपल का? इतनी मेहनत हमने क्यों की? मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा आपके साथ। भाई खेलना तो पड़ेगा, देख खेलना तो पड़ेगा। अच्छा अब ये बताओ कि जो 600 सैंपल निकाले हैं क्या उससे राइट पता चलेगा? जल्दी बताओ, राइट कि वो मेरी है भाई, ये मेरी है, इसको नहीं देखेगा तू। होता है सर। राइट कैसे पता चलेगा? अगर कोई सामान खरीदा है तो उसका बिल मेरे नाम पे होना चाहिए, और क्लाइंट ने जो मेरे को डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें तो बिल है, इसका मतलब मैं बिल देख लूंगा कि क्लाइंट के नाम पे। हाँ जी, राइट पता चल जाएगा, राइट पता चल जाएगा, राइट पता चल जाएगा। अच्छा लास्ट, प्रेजेंटेशन। क्या प्रेजेंटेशन पता चलेगी क्या? बताओ, क्या प्रेजेंटेशन पता चलेगी क्या? राइट नो? दर्शिता, दर्शिता बेटा अभी तो मुर्गी बनी थी बेटा। राइट इनवॉइस से पता चलेगा ना। अच्छा जी, अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। क्या प्रेजेंटेशन पता चलेगा? P? हाँ सर पता चल जाएगा। काफी बच्चों ने कहा हाँ 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 हाँ। नालायकों सुनो, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जो परचेज है उसको फाइनेंशियल में जिस तरह से डिस्क्लोज करना है, क्या वो FRF के हिसाब से क्या क्या कहाँ पे डिस्क्लोज करना है? फाइनेंशियल में। एक नई किताब लेके आता हूँ, ये है फाइनेंशियल। ये क्या है? फाइनेंशियल। तो इस फाइनेंशियल में परचेज का जिस तरह से आना चाहिए था डिस्क्लोजर, या जिस तरह से रिपोर्ट होना चाहिए था, क्या उसी तरीके से रिपोर्ट हुआ है क्या? अगर हाँ तो मतलब ठीक है,
तो कहाँ पे चेक करेंगे? फाइनेंशियल पे। मेरे पास फाइनेंशियल है क्या? नहीं। मेरे पास क्या है? सैंपल के डॉक्यूमेंट। तो सैंपल के डॉक्यूमेंट्स देखो, आरती, हाँ बेटा आरती मुर्गा बनो आप। क्या सैंपल से, सैंपल का डॉक्यूमेंट देख के प्रेजेंटेशन पता चलेगा क्या? कैसे पता चलेगा? उसके लिए तो भैया ये सैंपल को रखो नीचे, फाइनेंशियल उठाओ, वहां देखो कि सब सही है क्या, तो नहीं पता चलेगा। उसके लिए अपने को फाइनेंशियल देखने पड़ेंगे। तो अदर ऑडिट प्रोसीजर, ये क्या है? ये क्या है सर? टीओडी ने तो कुछ किया ही नहीं। सी पे कंफर्ट दिया, ए पे कंफर्ट दिया और आर पे कंफर्ट दिया, कार ही बनी है। तो हमने तो हवाई जहाज लेनी थी। बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है क्या? हाँ जी सर। तो आप एक बात बताओ बेटा, क्या 600 सैंपल को चेक करके आपको बताना है वेदर, मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जो बच्चे हैं वो बेचारे अभी भगवान ने ना उनको एक झटका दिया है, तो मैं नहीं चाह रहा उनको अगली बार झटका मिले, इसलिए मैं लिख रहा हूँ वेदर आफ्टर चेकिंग ऑफ 600 सैंपल्स या फिर ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स, कैन वी से that our audit of purchase is done। बताओ, क्या हम बोल सकते हैं कि आफ्टर दिस 600 सैंपल चेकिंग आर ऑडिट ऑफ परचेज इज डन? हमारी शायद मोदी जी लेकर चल रहे हैं सर, आप कैसी बातें कर रहे हो? थैंक यू सर, थैंक यू। दिस इज टेक्निकल कंसेप्ट, दैट वाई फन इज वेरी रिक्वायरमेंट मैं बोल सकता हूँ, अदरवाइज आप लोग कहोगे सर कितना भारी ज्ञान दे दिया। बताओ, वेदर आफ्टर चेकिंग ऑफ 600 सैंपल ट्रांजेक्शंस कैन वी से आर परचेज इज डन। चलो मैं इस पे ना आपको ऑप्शन देता हूँ, ये लो मेरे पारे बाबू, पारे बाबू, वेदर ऑल assertions आर सेटिस्फाइड। क्या सारी assertion सेटिस्फाई हुई क्या बच्चे? नहीं सर, नहीं हुई। तो हाउ यू कैन से आर ऑडिट इज डन? हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा ऑडिट कंप्लीट हो गया? ऑब्वियसली नॉट। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा ऑडिट कंप्लीट करने के लिए? सर हमें टीओडी तो करना ही पड़ेगा, मतलब सैंपल चेकिंग। इससे हमारी कुछ अजर्शन जो कि क्या थी, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, राइट, सेटिस्फाई हो जाएंगी। प्लस हम अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, जिससे मैं सेटिस्फाई करूंगा अपनी बैलेंस अजर्शन को, जो कि क्या क्या थी बेटा? CEAVOP। तो सारी CEAVOP, कंप्लीटनेस सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे देखो, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, राइट एंड ओब्लिगेशन, तो राइट, एसेट का क्या था तो राइट, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन। कुछ अजर्शन तो हमने टीओडी से कर ली, कुछ बेटा टेस्ट ऑफ कंट्रोल पीछे चला गया, पुष्पार्थ भारद्वाज जी, कॉम्प्लायंस प्रोसीजर बहुत पीछे चला गया, अब गलत हो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज नॉट द राइट आंसर। अदर ऑडिट प्रोसीजर, तो हमने क्या किया? टीओडी किया प्लस अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाकर ऑल अजर्शंस आर सेटिस्फाइड। अब ये क्वेश्चन मत पूछना सर अदर ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं, वो टाइम आएगा सब दूंगा। नाउ अब सारी अजर्शन आपने चेक कर ली, कैन वी से नाउ एट दिस stage can we say that audit of purchase is done? बताओ, yes or no? Yes sir, yes। क्यों? because all the relevant assertion, ये relevant assertion टेक्निकल हो गया, बाद में समझूंगा, लिख लो बस अभी। relevant assertions are satisfied
ये कुछ भी एग्जाम के लिए नहीं है, ये सब बेस है आपका, बेस। ये आपको मजबूत बनाया जा रहा है भैया, वार्म अप कर रहे हैं हम लोग, ताकि मैं भगाऊं आपको, भगाऊं आपको, भगाऊं आपको, और आप थको नहीं। आप कहोगे सर मरवाओ जितनी जिम मरवानी है। मैं खुद मोटा हो रखा हूँ यार, तुम जिम की बात मत करो, मैं भावुक हो जाऊंगा। वजन बढ़ गया मेरा 10 किलो। कोई नहीं, कर लेंगे कम। समझ आया? भगवान का नाम लेके ना ना ना, निसार कहाँ पे भाई, साइन करने की तो अभी तक बात ही नहीं आई। सिर्फ परचेज का ऑडिट हुआ है। क्या परचेज का ऑडिट करके साइन कर दोगे क्या बाबा? सभी एरिया का ऑडिट करना है। अरे सर, मतलब अभी हमने सिर्फ परचेज के अजर्शन टेस्ट किए। हाँ, इसी तरह से आपको सेल्स की भी करनी है, फिक्स असेट्स की भी करनी है, पेरोल का भी करना है, अदर एक्सपेंसेस भी करना है, बोरोविंग भी करना है, लोन्स इन एडवांस भी करना है, शेयर कैपिटल भी करना है। सर मैं तो ऑडिट नहीं करने वाला, इतनी मेहनत अपने से ना होगी। मैं तो भगवान के मंदिर में बैठूंगा, एक पीला कपड़ा पहन लूंगा, एक टीका लगा लूंगा, दाढ़ी 6 इंच से 8 इंच बढ़ा लूंगा और राम राम जपूंगा। जितना ऑडिट में मिलेगा उतना हमारे देश की जनता मेरे को तब भी दे जाएगी। भाई वो आपकी मर्जी है, देखो आपको राम नाम जपना है। यहां तक समझ आया? फिर देखो ये टेक्निकल डिस्कशन था। क्या अब आप ऐसा बोलोगे, क्या टीओडी से, मैं अब थोड़ा चलो सीरियस मूड में आता हूं, क्या टीओडी से क्या हम ये बोल सकते हैं only after doing TOD can we say we can complete our audit area? No, we can say we can complete our purchase audit area after applying TOD as well as other audit procedure. कुछ दूसरे ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, उसके बाद सारी अजर्शन टेस्ट होंगी, देन मैं बोल सकता हूं कि भैया मेरा वो एरिया कंप्लीट हो गया। देखो मैंने आपको पूरा फ्लो समझा दिया मजाक मजाक में। हमने स्टार्टिंग की थी कहाँ से? कल की क्लास, मतलब पिछली क्लास से लिंक है ये वाली क्लास। अगर इतना आपको समझ आया हो तो मैं एक टेक्निकल डिस्कशन स्टार्ट करूंगा अजर्शन के ऊपर। आपकी इजाजत चाहिए, जरा इजाजत दे दो फटाफट से। ये लिखना चाहोगे क्या? मैं आप कोई भी मैं आपको नोट शेयर नहीं करूंगा क्लास के। लास्ट क्लास में आप लोगों ने मुझसे शेयर करवा लिए थे। अगर आप लिखना चाहो तो क्लास के बाद पोस्ट करके लिख लेना। ये रिवीजन करवाया था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेप, दिस इज स्टेप नंबर 1 आज की क्लास का, ठीक है। फिर ये मैंने सैंपल निकालने समझाए थे आपको, स्टेप नंबर 2 कि कैसे सैंपल निकलते हैं। फिर सैंपल निकल के आ गए तो कुछ बेस बताया मैंने आपको कि किस तरह से ये फ्लो करता है। मेन काम यहाँ पे हुआ था कि कोई अजर्शन क्या सभी पे काम करेगी क्या, स्टेप नंबर 4, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एक टेस्ट कर लिया कि हमारा एरिया कंप्लीट हुआ क्या, स्टेप नंबर 5। लेकिन कुछ अजर्शन मैंने आपको सेपरेटली समझाई थी कि एक तो टीओडी से एग्जिस्टेंस नहीं श्योर होगा, तो ये स्टेप नहीं है, स्टेप ए बोल लेते हैं इसको, ठीक है। और फिर वैल्यूएशन भी नहीं होगा। वैल्यूएशन सिर्फ ट्रांजैक्शन का आप कर सकते हो, लेकिन हमें ईयर एंड पे देखना होता है वैल्यूएशन। स्टेप बी, इजाज़त है, इरशाद। लो जी करते हैं फिर। अब आ जाओ रेगुलर बैच में, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर। लो जी, चैप्टर नंबर 12 की शुरुआत हो गई। बोलो जय श्री राम। चैप्टर नंबर 12 की शुरुआत हो गई। कोई बच्चा सोच रहा होगा चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, आज तो मजा आएगा, सर ने तो चैप्टर 12 उठवा दिया फास्ट ट्रैक में। कौन सा चैप्टर बेटा, बोलो जरा, कौन सा चैप्टर? मजा आ रहा है यारो, ये बताओ मजा आ रहा है? देखो बेस मजबूत करना है मेरे को, उसके बाद तो मैं खिंचवा दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और, मार्केटिंग करते हैं थोड़ी सी। आई होप आप सभी ने एडमिशन ले रखा है फास्ट ट्रैक के बैच में। कल यूट्यूब पे लास्ट क्लास आएगी फास्ट ट्रैक की, मतलब 3 लेक्चर यूट्यूब पे आएंगे फास्ट ट्रैक के। उसके अलावा अगर आपको मेरे साथ माहौल बनाना है, मेरे साथ अपना रिवीजन करना है, मेरे साथ अपना इंटर ऑडिट मजबूत करना है, उससे प्यार करना है, उसको सीखना है, उसको समझना है कि रियल में कैसे फ्लो करता है, तो आप CAindia.org से, मैं वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ, CAindia.org या www, ठीक है, CAindia.org पे जाके फास्ट ट्रैक बैच के अंदर आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यस, ये मैंने को आपको बताना था। अगर कोई बच्चा 3 क्लासेस के बाद भी देखना चाहे तो, फ्री के माल के बाद भी अगर आप
पैसा देके देखना चाहो तो सीए इंडिया से एडमिशन ले सकते हो। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप नहीं लेना चाहो तो भी चलेगा मुझे। हाँ जी शुभम, जरूर लेकर आएंगे। टाइमिंग अजीत अभी हमें खुद को नहीं पता, या तो दोपहर में 2 से 4 या रात को 8 से 10, जैसा हमारे एनरोलमेंट वाले स्टूडेंट बोलेंगे ना वैसा करेंगे। जिस तरह से हमारे स्टूडेंट जो एनरोल्ड होंगे ना उनके हिसाब से चलेगा। वो 2 बजे बोलेंगे 2 बजे, वो बोलेंगे सर सुबह मिलेंगे 6 बजे तो 6 बजे ले लेंगे, वो कहेंगे रात को 8 बजे 8 बजे, बच्चों के हिसाब से सेशन चलेगा। क्योंकि मेरा रेगुलर बैच खत्म हो गया है, एक क्लास बची है वो कल है, तो मैं पूरे दिन अब फ्री हूँ। फ्री मतलब बिजनेस तो करना ही है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बच्चों के हिसाब से एक बैच ले सकता हूँ। हाँ जी मंगल जी लेकर आएंगे। अब चलो आगे देखो, अभी मैंने आपको अजर्शन क्या बताई, मैंने आपको अजर्शन बताई सीवोप, CEAVOP, लेकिन ये अजर्शन मैंने आपको इनकम्प्लीट बताई है। मैंने आपको क्या बोला, ओ का मतलब क्या है, राइट एंड ओब्लिगेशन, और इसको अकरेंस भी बोलते हैं, और इसको अकरेंस भी बोलते हैं। अब जो ये अजर्शन है ना, हम इसको समझेंगे अलग अलग तरीके से, हम इसको समझेंगे अलग अलग तरीके से। जैसे कि सर बैलेंस शीट की कौन कौन सी अजर्शन होती है, कोई बैलेंस शीट का कैप्शन है जैसे कि इन्वेंट्री, डेटर, फिक्स एसेट्स, बोरोविंग, लोन्स एंड एडवांस, शेयर कैपिटल। तो बैलेंस शीट के जो कैप्शन होते हैं, जो बैलेंस शीट की आइटम होती है, क्या होती है बेटा, बैलेंस शीट की आइटम। सर कैसे कैसे गंदे गंदे वर्ड यूज करते हो आप, आइटम। अरे मैं नहीं यूज करता भाई, किताब यूज करती है वर्ड आइटम। तुम साला गंदा सोचते हो तो मैं क्या करूं। आइटम, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी आइटम है, उसके लिए कौन कौन सी अजर्शन होती है, अब हम ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे सर P&L के लिए, रिवेन्यू अकाउंट के लिए कौन कौन सी अजर्शन होती है, जैसे कि रिवेन्यू, ठीक है, जैसे कि अदर एक्सपेंसेस, जैसे कि पेरोल। तो इनके लिए कौन कौन सी अजर्शन होती है। सर मैंने कहा हाँ बोलो। सर बैलेंस शीट की अजर्शन में और P&L की अजर्शन में कोई डिफरेंस होता है क्या। मैंने कहा हाँ छोटा सा, छोटा सा डिफरेंस होता है, सेम होता है, नाम अलग होता है, नेम चेंज, थोड़ा सा बेस चेंज, थोड़ा सा नेम चेंज। अच्छा जी, मतलब मेरे को बैलेंस शीट की अजर्शन अलग से ध्यान रखनी पड़ेगी, P&L की मेरे को अलग से ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ, और जो हमने आखिरी अजर्शन देखी थी ना, P प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, तो वो कहता है बैलेंस शीट की अजर्शन अलग देखो, P&L की अलग देखो, और प्रेजेंटेशन जो होगा ये बताओ वो सिर्फ बैलेंस शीट का होगा या P&L का होगा। डिस्क्लोजर समझ लो आप, डिस्क्लोजर जो डालते हो ना, नोट्स बनाते हो, वो सिर्फ बैलेंस शीट का होगा या P&L का भी होगा। सर दोनों का होगा। तो जब दोनों के नाम अलग हैं तो प्रेजेंटेशन के अंदर वो बैलेंस शीट प्लस P&L की अजर्शन दोनों को मिक्स करके लिखेगा, कहेगा प्रेजेंटेशन आपके सारे कंप्लीट होने चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, ये सारी बातें। क्या समझ आया मैं आपको आगे कहाँ लेके जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि परचेज का ऑडिट कैसे करते हैं, सैंपल कैसे निकालते हैं, क्या क्या चाहिए, फिर जो सैंपल आ गए उस पर मैं ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा, कुछ अजर्शन टेस्ट करेंगे, कुछ को अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। सिंस हमने अजर्शन का मुद्दा छेड़ ही रखा था तो मैं इसको थोड़ा और ड्रिल कर रहा हूँ कि जो बैलेंस शीट की अजर्शन होती है वो थोड़ी अलग होती है, P&L की अलग होती है, और दोनों की मिला के कहाँ जाती है, प्रेजेंटेशन के अंदर जाती है। अब फटाफट से एक चार्ट उतारो, मैंने चार्ट बनाया था आपके लिए ये वाला, जल्दी से उतारो, और ये कोशिश करना कि आप अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिखो, फर्स्ट पेज ऑफ योर। सर हमने तो अभी तक कोई नोटबुक ना बनाई, कितने बच्चे ऐसे हैं, ये यूपी वाले कितने हैं हमारे पास, बिहार वाले कितने हैं, यूपी वाले कितने, जरा बताओ फटाफट से, और ये दिल्ली वाले कितने हैं। सर आई डोंट हैव एनी नोटबुक जल्दी बताओ। देखो जी, दाढ़ी बढ़ गई है यार, कल क्लीन करवानी पड़ेगी। आपको एक नोटबुक बनानी है। सर पैसे दो नोटबुक के, आपने ले लिए सारे। हाँ सारे पैसे मैं ही ले रहा हूँ, सीए बनने के बाद तुम अपनी सैलरी भेजोगे मेरे पास, 1 महीने की 1 लाख रुपए भेज देना, मैं नोटबुक भिजवा देता हूँ। एक नोटबुक बनानी है तकरीबन 300 से 400 पेज की, बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट पेज पे लिख लो ये, इसका नाम क्या रखोगे, अजर्शंस, अजर्शंस।
ठीक है जी। आरसी सांधिया, बिहार वाले, मुंबई वाले भी हैं, क्या बात है। गोरखपुर आ रहा हूं मैं जल्दी। लो जी, फटाफट उतारो, टाइम पास करेंगे फिर अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट उतारो इसको। अजर्शंस में मैंने आपको क्या समझाया? ओहो सर ये क्या कर दिया आपने, पाप लगेगा आपको, सब मिटा दिया। लो, अजर्शंस में हमने क्या सीखा था? सीवोप, CEAVOP। ओ के साथ राइट एंड ओब्लिगेशन और ओ ही अकरन बनता है। पी मतलब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो एक कॉलम में तो ये लिख लो CEAVOP, यहां लिखो फटाफट, CEAVOP लिख लिया। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। बैलेंस शीट में आप कंप्लीटनेस भी देखोगे, एग्जिस्टेंस भी देखोगे, एक्यूरेसी भी देखोगे, वैल्यूएशन भी देखोगे, राइट एंड ऑब्लिगेशन भी देखोगे। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में मैं NA इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हम सेपरेटली पूरा डिटेल में देखेंगे। तो यहां देखो क्या लिखा, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, बैलेंस शीट, P&L, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में नीचे क्या लिखा है? NA लिखा है, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर तो मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया, CEAVOP मैंने अलग से ले लिया। तो इसका मतलब, सभी बच्चे एक बार मेरे स्क्रीन पे ध्यान दें, इसका मतलब आपको एक चीज में तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे बेटा अजर्शन, तो सबसे पहले आप बोल दो सीवोप, से कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, राइट एंड ऑब्लिगेशन, प्रेजेंटेशन। आपने सीवोप बोल दिया। वैल्यूएशन, बैलेंस शीट की कौन सी अजर्शन है? सीवोप। मतलब कुछ चेंज होगा तो वो P&L की अजर्शन में होगा। ध्यान से समझना कैसे। पहले कंसेप्ट समझा देता हूं बेटा। जो बैलेंस शीट होती है ना, उस जो बैलेंस शीट बनती है वो कब बनती है बेटा? 31 मार्च को। इसका मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन क्यों ना हुई हो, वो ईयर एंड का बैलेंस दिखाएगा आपको। ईयर एंड का क्या दिखाएगा? बैलेंस दिखाएगा। जबकि P&L के अंदर क्या होता है? पूरी 12 महीने, वो एक साल का दिखाता है। बैलेंस शीट क्या होती है? पिछले 10 सालों का, 50 सालों का, 100 सालों का एक कंपोजिट रिजल्ट आपको दिखाता है बैलेंस शीट ईयर एंड पे। P&L क्या होता है? P&L सिर्फ आपको उस साल की ट्रांजेक्शन दिखाती है कि भाई उस साल की सेल कितनी है, उस साल के खर्चे कितने हैं। वो कोई कंसोलिडेटेड रिजल्ट नहीं आ रहा आपके पास। उस साल का मेरा नंबर आ रहा है कि भैया इस साल के ये खर्चे हैं, इस साल का ये रिवेन्यू है। तो देखो, क्या कंप्लीटनेस हम P&L की भी देखेंगे कि P&L का भाई रिवेन्यू कंप्लीट है क्या? बिल्कुल देखेंगे सर। अब एक ध्यान से सोच के बताना, एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्ट करती है। क्या रिवेन्यू का एग्जिस्टेंस देख सकते हो क्या? या ये देखोगे कि जो मैंने सेल की है वो इस साल में हुई है क्या? सर वो ये देखेंगे कि जो सेल की है वो इस साल में हुई है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं अगले साल की सेल इस साल में बुक कर दी हो, इस साल की सेल अगले साल में बुक कर दी हो। तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस का नाम बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? एग्जिस्टेंस का नाम बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? अकरंस। क्या हो जाएगा बेटा? अकरंस। एग्जिस्टेंस का नाम बदल जाएगा और P&L के लिए क्या हो जाएगा? अकरंस। जल्दी लिखो, एग्जिस्टेंस का नाम बदल जाएगा और क्या हो जाएगा? अकरंस। दो बहनें हैं, दोनों जुड़वा हैं। एक बैलेंस शीट के लिए है, एक P&L के लिए है। एक एग्जिस्टेंस और एक अकरंस, दोनों का मतलब सेम है। एग्जिस्टेंस वो 31 मार्च को क्या इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है क्या? अकरंस, क्या पूरे साल की सेल इस साल में अकर हुई है क्या? क्या सेल सही से अकर हुई है क्या? सेल ऑफ द फॉर द ईयर सही है क्या? बात समझ आती है? तो एग्जिस्टेंस की जगह क्या आ गया? अकरंस। एक इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करवाऊं, एक बिग 4 का इंटरव्यू क्वेश्चन पकड़ो जरा फटाफट से। कोई एक ऐसी अजर्शन बताइएगा, टेल मी वन अजर्शन दैट अप्लाई ओनली ऑन द बैलेंस शीट। गिव मी वन अजर्शन दैट अप्लाई ओनली ऑन द बैलेंस शीट। आंसर इज एग्जिस्टेंस। गिव मी वन अजर्शन दैट अप्लाई ओनली ऑन द ट्रांजैक्शंस, ओनली ऑन द P&L, अकरंस। ठीक है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपको बैलेंस शीट के लिए भी देखना है, P&L के लिए भी देखना है। मामला इजी है। वैल्यूएशन 31 मार्च को जो बैलेंस स्टॉक था, जो फिक्स एसेट्स है, जो डेटर है, उनका हमने वैल्यूएशन किया। जो ट्रांजैक्शन होती है वो तो ईयर एंड पे कुछ होती नहीं है। बैलेंस P&L के अंदर कोई 31 मार्च का कोई बैलेंस होता है क्या भैया? नहीं सर, नहीं होता है। तो उसमें क्या करेंगे सर? उसमें करेंगे मेजरमेंट, कि जब मैंने कोई खर्चा किया या जब मैंने कोई रिवेन्यू बुक किया तो उसको देखो, उस ट्रांजैक्शन को देखो आपने सही से मेजर किया क्या।
ओहो, तो जो 600 सैंपल आप परचेज के ले रहे थे, अगर वो 600 सैंपल परचेज के नाउ के रिवेन्यू के होते तो वहां पे मैं ये बोल सकता था कि भाई इसका मैंने वैल्यूएशन चेक कर लिया, रिवेन्यू का वैल्यूएशन मैंने चेक कर लिया, लेकिन नाम वैल्यूएशन नहीं होता, नाम क्या हो जाता, मेजरमेंट। क्या हो जाता बेटा, सही बच्चे बताएं, मेजरमेंट। अच्छा, बैलेंस शीट में तो 31 मार्च को जो बचता है इसीलिए अपन वैल्यूएशन करते हैं, वहां तो 31 मार्च का कोई बैलेंस का मतलब ही नहीं है, सभी ट्रांजैक्शन का टोटल आ रहा है। 600 सैंपल चेक कर लिए मतलब 1 लाख सैंपल चेक कर लिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ मेजरमेंट ठीक है, मतलब सभी ट्रांजैक्शन मैंने देख ली। हाँ बिल्कुल सही। तो एग्जिस्टेंस का नाम बदल के क्या हो गया था, अकरेंस, की ट्रांजैक्शन इस साल में अक्कर हुई है। वैल्यूएशन का नाम बदल के क्या कर दिया, मेजरमेंट। क्या कर दिया बेटा, मेजरमेंट। क्या राइट एंड ओब्लिगेशन देखोगे, बिल्कुल देखेंगे जी, राइट एंड ओब्लिगेशन ठीक है। और यहां पे प्रेजेंटेशन मैंने नोट एप्लीकेबल कर दी, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देखो, जो डिस्क्लोजर डलेंगे क्या वो कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या बैलेंस शीट के लिए एग्जिस्टेंस और ओ के लिए अकरेंस, दोनों का मैंने टोटल कर दिया, एग्जिस्टेंस और अकरेंस। किसके लिए, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए, एग्जिस्टेंस देखेंगे और अकरेंस देखेंगे, ठीक है। एक्यूरेसी चेक करोगे, करेंगे, दोनों में ए है तो मैंने ए ले लिया, वी में वी और एम तो मैंने वी और एम ले लिया। बात समझ आ रही है। राइट एंड ओब्लिगेशन आपने बैलेंस शीट में देख ली, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर आपका सही तरीके से है वो मैंने देख लिया। तो बेसिकली जहाँ पे नाम अलग है आपने दोनों का टोटल करते हुए वहाँ पे देख लिया। क्या ये आपको चार्ट समझ आया बेटा, अजर्शन पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट का ना, मैं आपको क्या वर्ड दूँ इसको, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मान लो मैं आपको छोड़ दूं, मैं आपको एक कमरे के अंदर छोड़ दूं और अब बोलूं कि ढूंढो, बेटा फील करना मेरी बात को, मैं आपको एक कमरे के अंदर छोड़ दिया और मैंने कहा जाओ ढूंढ लो, आप सबसे पहले मुझसे क्या पूछोगे, बताओ जरा, सबसे पहले आप मुझसे क्या पूछोगे, अरे भाई ढूंढना क्या है ये तो बता दो। तो अगर किसी बच्चे को अजर्शन का नॉलेज नहीं है ना, तो वो एक ऐसा बच्चा है जिसको मैंने कहा जा बेटा स्टैट ऑडिट कर ले, वो कहेगा करना क्या है, अरे भैया जो मैनेजमेंट ने चीजें बोली है ना, एजर्ट की है, उनको चेक कर ले, मतलब हर एरिया की अजर्शन चेक कर ले, अजर्शन के लिए ऑडिट प्रोसीजर लगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेकर आ, और वो तेरे को समझ आ जाए कि हाँ भाई सही है, तो फिर अपना उस एरिया पे ओपिनियन देता हुआ आगे बढ़। तो ये था अजर्शन। बैलेंस शीट अजर्शन सीवोप, पी&एल के अंदर कंप्लीटनेस को अकरेंस बोल दो, वैल्यूएशन को मेजरमेंट बोल दो, ठीक है। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को हम सारी अजर्शन ले लेंगे, बैलेंस शीट की और पी&एल की। बात समझ आती है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, अब हम फॉर्मली हमारा ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का एक मेन कंसेप्ट कर रहे हैं। बताओ ज्यादा तो नहीं हुआ ना अभी तक, मैंने कोई बहुत ज्यादा तो पढ़ाया नहीं, बेस ही डेवलप कर रहा हूं अभी तो मैं। चले बेटा आगे, चैप्टर 1 भी मैंने स्टार्ट नहीं करवाया आपका अभी तक, 2 क्लास होने वाली हैं। चलें क्या बाबू आगे, बताओ आगे बढ़े, जल्दी से बता दो आगे बढ़े क्या। ट्रांजैक्शन का क्या राइट होगा, राइट किसी चीज पे होता है, किसी एसेट पे मेरा राइट होता है, किसी एसेट पे मेरा राइट होता है। आपने चाय पी 20 रुपए का खर्चा डाल दिया, वो तो गया ना, उसमें उसकी मैं डिस्कशन करूंगा अभी, आप टेंशन ना लो, मैंने एक पॉइंट छुड़वा रखा है अभी। हाँ हाँ रुक जाओ, सी स्टैंड्स फॉर रुक जाओ अभी। हाँ हाँ सभी बच्चे सर ये सी क्या है, अरे रुक तो जा भाई, मैंने छुड़वाया तो कुछ सोच के छुड़वाया होगा ना, रुक जाओ, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब सभी बच्चे किताब का ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर ओपन करें, नहीं है कोई बात नहीं, जिस भी टीचर की किताब है उसकी किताब ओपन करें, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला कंसेप्ट देखिएगा अजर्शन का होगा, अजर्शंस। बोलो क्या लिख रहे हो सर प्लीज, हाँ हाँ आ रहा है, बोलो जय श्री राम। चलो जी चलो जी देखो, अजर्शंस पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, ध्यान से पढ़ना। अजर्शंस, मीनिंग ऑफ अजर्शन, और ये भी बताऊंगा क्या रीड करना है क्या याद करना है एग्जाम के लिए। अब आपको कंसेप्ट मक्खन की तरह जाएगा, देखना।
SA315 अजर्शन की बात करता है। SA315 का नाम क्या है? आइडेंटिफाई NSS। SA315 बोलता है आइडेंटिफाई करो, एसएस करो। अभी दिल पे मत लेना, दोबारा पढ़ाऊंगा ये बहुत डिटेल में। आइडेंटिफाई NSS द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दैट इज रोमम। SA315 बोलता है कि आपको रोमम निकालना है थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, ये इसका नाम है। डिफाइन द टर्म अजर्शन, तो यहां से याद करना है, ठीक है। SA315 का नाम मैं चैप्टर 4 में डिटेल में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। आपको जो लर्न करना है ना सर, ये लर्न करना है हमको, हाँ जी बेटा लर्न करना है, लर्न फ्रॉम दिस। अभी आपकी एक क्वेरी और आएगी, उसका भी रिप्लाई कर रहा हूं, आपके माइंड में चल रही होगी वो क्वेरी, मैं उसको बाहर खींचूंगा, बस 2 मिनट रुको, पहले पढ़ो। अजर्शंस क्या है? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, सिर्फ वो ही अंडरलाइन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अजर्शंस क्या है? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रही है क्या? एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। एक्सप्लिसिट के सामने लिख लो एरो लगा के क्लियरली, अभी बाद में समझाएंगे इसको। एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, अदरवाइज के सामने लिख लो इम्प्लाइड, ठीक है। एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। एक्सप्लिसिट मतलब मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूं कि आपने मेरे लेक्चर की स्पीड नहीं बढ़ानी है, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं कि आपको मेरे लेक्चर की स्पीड नहीं बढ़ानी है। इम्प्लाइड मतलब मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, ये इम्प्लाइड है कि आप स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। तो क्या बोलता है? अजर्शंस मतलब रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। ये वर्ड अभी आप थोड़ा छोड़ के चलो, मैं समझाऊंगा। रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट दैट आर एम्बोडेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एम्बोडेड मतलब समझ लो इंक्लूडेड, इंक्लूडेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट दोज आर इंक्लूडेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या? एज यूज्ड बाय द ऑडिटर, और उनको ही ऑडिटर यूज करता है, सीवोप को ही तो हम लोग चेक करते हैं, जो कि मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। टू कंसिडर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट दैट में अकर, अलग अलग तरह के मिसस्टेटमेंट को निकालने के लिए, देखने के लिए मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन को ही यूज करता हूं, उन्हीं को ही चेक करता हूं, ये देखने के लिए। अब ये एक्सप्लिसिट और अदरवाइज क्या था ये समझ लो। लो जी, एक बैलेंस शीट है, ठीक है जी, एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आ रहा है फिक्स्ड एसेट ₹10 लाख। इससे आपको क्या समझ आ रहा है मुझे ये बता दीजिए। बैलेंस शीट के अंदर 10 लाख रुपए आ रहा है लिखा हुआ, इससे आपको क्या समझ आता है, बस मुझे ये बता दीजिए। सर बैलेंस शीट के अंदर फिक्स एसेट्स आ रहा है, तो ये तो समझ आ गया कि फिक्स एसेट बैलेंस शीट आइटम है, और बैलेंस शीट आइटम की अजर्शन कौन सी होती है? CEAVOP, ठीक है। तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है? फिक्स एसेट 10 लाख रुपए है, मुझे ये समझ आ रहा है कि कंपनी के पास 10 लाख रुपए टोटल कंप्लीट 10 लाख रुपए की फिक्स एसेट है, ये मुझे समझ आ रहा है। कंपनी के पास 10 लाख रुपए की फिक्स एसेट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मैं फिजिकल वेरीफाई कर लूंगा कि 10 लाख रुपए की फिक्स एसेट आपके पास, मैनेजमेंट ऐसा बोल रही है, मैनेजमेंट ऐसा अजर्ट कर रही है कि हमारे पास 10 लाख रुपए की फिक्स एसेट एग्जिस्ट करती है, और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका जो डेप्रिसिएशन है, मान लो यहां मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर देता हूं, इसका डेप्रिसिएशन मान लो 1 साल का था 1 लाख रुपए, घटाकर वैल्यू आ गई 9 लाख रुपए। तो वैल्यूएशन अजर्शन में क्या कहता है कि जो डेप्रिसिएशन लगा है 1 लाख का वो बिल्कुल सही लगा है, और जो बैलेंस 9 आ रहा है वो भी सही है। इस 9 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की फिक्स एसेट पे हमारा क्या है? राइट है, ये कंपनी के नाम पे इनवॉइस है, और हमने इसको फाइनेंशियल में भी सही तरीके से दिखाया है। मतलब अगर आप इस तरह से लिखते हो, अगर आप इस तरह से अपनी बुक में लिखते हो फिक्स एसेट 10 लाख, डेप्रिसिएशन 1 लाख, तो मैं ये सारी चीजें क्या कर लेता हूं? ये सारी चीजें क्या कर लेता हूं बेटा? एज्यूम कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? एज्यूम कर लेता हूं। कैसे? मैनेजमेंट लिखेगी थोड़ी ना कि भैया दीज फिक्स एसेट्स आर कंप्लीट, एक्यूरेट, एग्जिस्ट, और ये सब लिखती है क्या? कभी देखा है क्या फाइनेंशियल में? कभी देखा है क्या फाइनेंशियल में? तो बेसिकली जो ये सीवोप है ना, ये जो सीवोप की जो हमने बातें की है, ये सब क्या है? ये सब क्या है बेटा? दीज आर इम्प्लाइड यार,
ये तो इम्प्लाइड है कि आपने ऐसा, तो ये सब आपने अगर अपने बैलेंस शीट के अंदर 10 लाख रुपए लिख दिया तो ये इम्प्लाइड है कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। बात समझ आती है? क्या बात समझ आती है? यहां तक बताइएगा, बात समझ आती है? इसका मतलब क्या मैनेजमेंट कभी अपनी अजर्शंस लिखेगी क्या कहीं भी? सर नहीं लिखेगी, हमेशा इंप्लाइड होती है। लेकिन अब एक चीज और देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं लोन एंड एडवांस ₹0। मैंने यहां लिख दिया लोन्स एंड एडवांस ₹0। बताओ क्या समझ आता है? सर इंप्लाइड है, सारी अजर्शन इंप्लाइड है। इंप्लाइड मतलब कि कंपनी के पास 0 लोन है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं बनता, वैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं बनता, लोन है तो राइट का कोई मतलब नहीं बनता, प्रेजेंटेशन ठीक है, लोन एंड एडवांस के आगे नील है, 0 है, नील है, तो अपने को इंप्लाइड है सब कुछ। सब कुछ क्या है बेटा? इंप्लाइड है। लेकिन मान लो कंपनी को लगता है यार अगर मैं इस तरह से कुछ भी नहीं लिखूंगा, मान लो लोन एडवांस के सामने कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक है फिगर, नील आ रहा है, मान लो नील, या कुछ नहीं आ रहा या नील आ रहा है, तो मैनेजमेंट को लगता है यार, मुझे लगता है मेरे यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो क्या हो जाएंगे? मिसलीड होंगे। वो क्या होंगे? इससे मिसलीड हो जाएंगे। मान लो ब्लैंक आ रहा है, उससे क्या होंगे बेटा? वो मिसलीड होंगे। तो मैं काम करता हूं, यहां मेंशन कर देता हूं नोट, वी डोंट हैव एनी loans and advances as on 31st March 2023। बताओ बेटा अब ये क्या हुआ? ऊपर वाले एरिया में आपने कहा था ये इंप्लाइड अजर्शन है, इंप्लाइड अजर्शन थी सारी, क्योंकि वहां पे हमने एज्यूम कर लिया। इस वाले केस में मैनेजमेंट ने सब कुछ लिख दिया, तो इसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? एक्सप्लिसिट। या फिर क्लियरली मेंशन कर दिया कि भैया हमारे यहां पे ऐसा नहीं है, सो दैट कोई भी मिसलीड ना हो। वो आपको बता रही है, उसको क्लियरली बताने की जरूरत थी क्या? नहीं भाई, यहां पे जब कुछ है ही नहीं तो इंप्लाइड है आपके पास कुछ भी नहीं है। देखो अगर वो ये लाइन नहीं लिखती, अगर वो ये नोट नहीं डालता, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब ब्लैंक है तो ये इंप्लाइड है ना, आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं होने चाहिए। मैंने क्लियरली लिख दिया, मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि मेरे पास ये चीज नहीं है। बात समझ आती है? अब ये दोबारा पढ़ लो बेटा। स्पीड तेज तो नहीं है ना? एक बार ये और बताओ, स्पीड इज फाइन फॉर ऑल ऑफ यू? एक बार दोबारा पढ़ा रहा हूं, आई होप अब आपको अच्छे से समझ आएगा। पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट मेरे साथ। ऐसे 315 का नाम अभी आप छोड़ दो। डिफाइन द टर्म अजर्शन, यहां से आपको याद करना है। रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, जो मैं अंडरलाइन करूंगा वही आपको करना है। explicit or otherwise that are embodied in the financial statement as used by the auditor to consider the different type of potential misstatement that may occur। यहां तक याद करना है, लर्न करना है यहां तक। सर बुक लैंग्वेज और माय ओन लैंग्वेज, कितने बच्चों का क्वेश्चन है? सर मैं अपनी खुद की भाषा में लिख सकता हूं क्या? भाई लिखो, लेकिन ये कीवर्ड कवर होने चाहिए। आपको जो मर्जी भाषा में लिखनी है ना लिखो, मैथिली में लिखना है, तेलुगु में लिखना है, मलयालम में लिखना है, हिंदी में लिखना है, उर्दू में लिखना है, पंजाबी में लिखना है, जिसमें लिखना है लिखो, कीवर्ड कवर होने चाहिए। Assertions are representation by management, explicit or otherwise, that are embodied in the financial statement as used by the auditor to consider the different type of potential misstatement that may occur। अब वर्ड को आगे पीछे घुमाना है, अब वो आप देखो। These are the technical और कीवर्ड्स जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है जी? आगे चलिएगा। When making assertion about the financial statement of certain entities, especially for example where the government is a major
स्टेक होल्डर किसकी बात कर रहे हैं? जब आप किसी गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो आप एक बात बताओ, गवर्नमेंट कंपनी का अगर हम ऑडिट करते हैं तो क्या कोई एक एडिशनल अजर्शन हम चेक करेंगे? हाँ जी, क्या कि सारा काम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। तो बस ये वही बता रहा है कि आपको एक एडिशनल चीज़ देखनी पड़ती है कि सब कुछ प्रॉपर अथॉरिटी के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है, ये इग्नोर कर सकते हो आप। When making assertion about the financial statement of certain entities, especially for the government, where the government is a major stakeholder, in addition to assertion, management may often assert that transaction and event have been carried out in accordance with legislation or proper authority. Such assertion may fall within the scope of the financial statement audit, और ऑडिटर को भी हो सकता है बाकी सारी assertion के अलावा legislation और proper authority भी चेक करनी हो कि खर्चा सही से जिस बंदे को अप्रूव करना चाहिए था उसने किया या नहीं किया। तो लाइन आपको जो याद करनी है, सिर्फ 2 लाइन याद करनी है, दीज 2 लाइन्स। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या याद करना है, क्या रीड करना है, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं सर क्या याद करें सर, इतना सारा कंटेंट है सर, कैसे याद होगा सर, मैं क्या करूं सर। कुछ नहीं याद करना, तुमने 2 लाइनें याद करनी है। कहां तक याद करें वो भी तो बता दिया। साइज ऑफ आंसर जितना आता है उतना लिखो ना, साइज ऑफ आंसर गौरव कुमार शर्मा, जितना आता है उतना लिखो, कम आता है कम लिखो, पूरा आता है पूरा लिखो। अब देखो ये इनकम स्टेटमेंट अजर्शन ना यहाँ से कट कर लेना सारी, ये जो चार्ट मैंने दिया है ना वहां से पढ़ लेना। चलो बैलेंस शीट की देख लेते हैं सबसे पहले, कौन सी थी, CEAVOP। तो ये 2 अजर्शन को यहाँ से गायब करेगा, एक तो P को, क्यों P को इसने अलग से डिस्कस किया है, एक A को। A बोलता है मैं ट्रांजेक्शन में सारी चेक कर लूंगा, मतलब सारी ट्रांजेक्शन जब चेक करोगे ना तब कर लोगे, लेकिन आप रख सकते हो। तो बेसिकली ये क्या बोलेगा, एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये कंप्लीटनेस बोलेगा, कंप्लीटनेस, इसने ये आप उल्टा कर लो, ABC और D, बाकी सब ठीक है। तो पहले क्या बोल रहा है, कंप्लीटनेस, ऑल एसेट इक्विटी लायबिलिटी बैलेंस दैट वर सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन दी बैलेंस शीट, सारे रिकॉग्नाइज हो गए हैं। एग्जिस्टेंस, एसेट लायबिलिटी एंड इक्विटी बैलेंस एग्जिस्ट एट द पीरियड एंड एग्जिस्ट करते हैं। वैल्यूएशन, यार मैं रीड करूँ क्या यार, फास्ट ट्रैक के अंदर भी रीड करूँ क्या यार, इतने पैसे तो नहीं मिले मेरे को। हाँ भाई बताओ जरा, रीड करना है क्या? समझा दिया, वैल्यूएशन तुमको पता ही है, इतना तो तुम पढ़ लोगे, कंसेप्ट दे दिया मैंने, इतने पैसे में तो इतना ही होना चाहिए, बताओ जरा। एक बार मैं रीड कर देता हूँ। वैल्यूएशन, एसेट लायबिलिटी एंड इक्विटी बैलेंस हैव बीन एप्रोप्रिएटली वैल्यूड, राइट एंड ऑब्लिगेशन, इक्विटी हैज राइट, एंटिटी हैज राइट to the ownership or use of the recognized asset and the liability recognized in the balance sheet। बताओ भैया याद करें क्या, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के अंदर सारी आ जाएगी, चार्ट से रेफर करते हुए लिख लेना। यहां पे हमारा अजर्शन खत्म हो जाता है, टेक्निकली मुझे रीड नहीं करना चाहिए, हाँ कुछ काम हम लोगों पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है जी। कहाँ से लाए सर इतना पैसा, निसार खान बोलो सर बहुत पैसा लाने वाले हम फटाफट सीए बन के। लो जी, लेट अस एलैबोरेट इसको और डिटेल में पढ़ते हैं हम अजर्शन को। लेट अस एलैबोरेट दिस विद द हेल्प ऑफ 2 इलस्ट्रेशन। वी मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट, ध्यान से पढ़ना। देखो जब मेरे को बोलना होता है ना आपको कि खुद पढ़ लेना, इसका मतलब वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी कुछ टेक्निकल आएगा, कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ना बेटा, मैं रुक कर आपको पढ़वाऊंगा, ठीक है। तो ये अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। वी मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट ईच आइटम कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइटम आ गया देखो, ईच आइटम, बैलेंस शीट पेंडल के लिए जितनी भी आइटम होती है ना, कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असर्ट समथिंग टू द रीडर ऑफ द अकाउंट्स, वो सभी को कुछ असर्ट करती है ऑफ द रीडर ऑफ द अकाउंट्स, टू इंडिकेट ऑल द अजर्शन यार, ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, क्वांटिटेटिव, वो सारी अजर्शंस, ठीक है। तो 2 वर्ड लिख लेना, टू इंडिकेट के बाद दी अजर्शंस, यहाँ पे डायरेक्ट अजर्शंस लिख सकते हो, सभी अजर्शंस को इंडिकेट करती है, ठीक है, या रेलेवेंट अजर्शन, ठीक है जी। ऑडिटिंग इज कंसर्न विद द टेस्टिंग ऑफ द ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दस कन्वेड। ऑडिटिंग क्या है,
उसी की ऑथेंटिसिटी चेक करना ऑडिट के अंदर कवर हो जाता है। सर कल यूपी में AY की YA, ये क्या है भाई यार? कौस्तुभ गुप्ता यार, तुम मेरे साथ ही खेल रहे हो। AY YA मतलब कल इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है क्या वहां पे? सर जहां एज इट इज लर्न करना होगा वहां बता दीजिए। गौतम कुमार शर्मा, ये मैंने बोला है 2 लाइन याद करनी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ऐसे ही याद करनी है भाई। ये सारे कीवर्ड हैं, इसको 2 लाइनों को याद कर लो यार। रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट और अदरवाइज दैट आर एम्बोडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज यूज्ड बाय द ऑडिटर टू कंसीडर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल स्टेटमेंट। इसको मुंडे हिला के करो, गर्दन हिला के करो, ऐसे ऐसे करके करो, जैसे करो, ये 2 लाइनें याद करो, ठीक है। अखिलेश योगी, देखो यार जो भी जीते, हम तो यही चाहेंगे यूपी का भला हो, ठीक है। बट मुझे लगता नहीं कि कल CM कौन बनेगा यूपी में, जो भी बनेगा सही बनेगा। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 1, मैं मतलब गाली दे दूंगा तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मतलब यहां मैं ऑडिट पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा एग्जाम आने वाला है और तुम मुझे यूपी ले गए योगी मोदी में। योगी और वो क्या अखिलेश, साला हम ये छोड़ के योगी और अखिलेश खेले क्या? छोड़ दें सर, सब मुमाया छोड़ो ना सर, देखते हैं कौन बनेगा CM, मजा आएगा सर। 500 रुपए की दारू पी थी सर मैंने, छोड़ो यार तुम, हमारा साला पेपर आ रहा है, तुम उस पर फोकस करो। एग्जाम्पल देखो सीरियस मूड के साथ। गौरव कह रहा है नहीं मैं तो बताऊंगा, योगी बाबा बनेगा हमारा। योगी बाबा के पास जाके बैठ जा, झोली में उसका वो जो है ना लाल दुपट्टा, उसमें घुस जाओ, योगी बाबा CA बनवा दो। योगी बाबा भी ना बन पाएंगे CA। योगी कहेगा मैंने कपिल गोयल की क्लास पहले ही देख ली थी, उसने यही बोला पैसे कमाने तो 2 काम कर लो, या तो CA बन जाओ। मेरे को पता था CA मेरे बस की बात नहीं है, तो जो उसने दोबारा बाद में बोला ना तुमको, वो पहन लो झोला और वो मैंने पहले ही लगा रखा है, तो कहेगा बेटा तू भी लगा ले, बैठ, अपना गोरखपुर में मंदिर तो है ही, गोरखधाम टेम्पल, तू यहीं लग जा। मेरी भी यहीं से शुरुआत हुई थी। तो नालायको, हमको बाबा थोड़ी ना बनना है, हमको तो टाई बूट लगा के अपना बढ़िया से एंजॉय करनी है लाइफ। चलो एग्जाम्पल 1 देखो, अब ध्यान से देखो, अब मजाक नहीं। When we find in the balance sheet an item under current asset, एक आइटम वर्ड मेरे को ना बड़ा चुभता है। When we find in the balance sheet an item under the current asset as cash in hand 8,000, अब ध्यान दो, बैलेंस शीट के अंदर कैश इन हैंड है 8,000 रुपीज। आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करता है? बैलेंस शीट के अंदर कैश इन हैंड है 8,000 रुपीज, रुपीज 8,000। बताओ भैया क्या स्ट्राइक करता है आपके माइंड में, क्या आता है? बताओ क्या आता है आपके में? सर 8,000 कंपनी के पास राइट है इसको यूज करने का। सारी अजर्शन लिख लो ना, CEAVOP, कैश बैलेंस शीट अजर्शन है तो CEAVOP। 8,000 कंपनी का कंप्लीट बैलेंस है, मतलब एग्जिस्ट करता है, इसको मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ, एक्यूरेट है। वैल्यू तो तभी आएगा जब कोई फॉरेन बैलेंस वगैरह है, तो अदरवाइज वैल्यूएशन का कोई मुद्दा बनता नहीं है। राइट मतलब कंपनी का फ्री टू यूज पैसा है, और इसको हमने फाइनेंशियल में सही तरीके से प्रेजेंट किया है एज पर FRF। ये मेरे को समझ आती है ना, मतलब ये मेरी इम्प्लाइड अजर्शन है। ये क्या है मेरी? सभी बच्चे बताएंगे ये क्या है। अगर ये एक लाइन आपके फाइनेंशियल में लिखी गई है तो ये क्या है? मेरी इम्प्लाइड अजर्शन है। तो ये क्या बोलता है, देखिए आपके माइंड में क्या क्या आना चाहिए। द फर्म हैड 8,000 इन हैंड इन वैलिड नोट एंड कॉइन्स ऑन द बैलेंस शीट डेट, कि भैया 31 मार्च को डिमोनेटाइजेशन से पहले का पैसा नहीं, हमारे पास वैलिड नोट्स एंड कॉइन्स है कंपनी के पास। पहली चीज, कैश वॉज फ्री एंड अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, मतलब राइट है मेरा उसके पास उस पैसे को यूज करने का। तीसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट शो कैश बैलेंस ऑफ आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ द डे विच द बैलेंस शीट इज ड्रोन अप, मतलब प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन राइट, ये समझ लो वैलिड नोट्स एंड कॉइन्स की बात कर रहा है कि भैया कंप्लीट है, पैसा सही है। तो इस एक लाइन से मेरे दिमाग में ये बातें आती है। बात समझ आई? इम्प्लाइड अजर्शन है। आपको पेपर में बताना भी है कौन कौन सी है नालायक को। अगर पेपर में सिर्फ ये आ गया कैश इन हैंड 8,000 और आपके माइंड में क्या स्ट्राइक होता है, तो आपको लिखनी है सारी अजर्शन और आपको बताना है मेरे माइंड में ये स्ट्राइक होता है। उस टाइम ये मत लिखना मेरे माइंड में वो योगी स्ट्राइक हुआ था, या वो क्या नाम था, अभी आपने क्या लिया, अखिलेश स्ट्राइक हुआ था, या ये भी मत करना कि कपिल सर ने कुछ और स्ट्राइक करवा दिया था। आपके माइंड में ये अजर्शन स्ट्राइक आनी चाहिए उस टाइम। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपए की है,
डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर का 70,000 रुपये है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 13,000 रुपये का है, टोटल डेप्रिसिएशन 83 और जो बैलेंस है 117। इनको देखकर आपके माइंड में क्या स्ट्राइक होता है? तो वही बैलेंस शीट है तो CEAVOP, कंपनी के पास 2 लाख का हिस्टोरिकल कॉस्ट का एसेट है, जिसमें से 83 का वैल्यूएशन डेप्रिसिएशन हटा दो, कंपनी के पास 117 का एसेट एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट में फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा और बोल दूंगा कि इतना एसेट एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। एक्यूरेसी ठीक है। वैल्यूएशन मतलब जो कंपनी ने डेप्रिसिएशन लगाया है वो AS 10 PPNE को फॉलो करते हुए लगाया है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैल्यूएशन में 2 चीज़ें वो डाल सकते हो कि 70,000 का डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर का है, 13,000 का करंट ईयर का है। प्रेजेंटेशन एज पर FRF कंपनी ने इस फिक्स एसेट्स को बुक्स के अंदर शो किया है। तो ये अजर्शन मेरे माइंड में आती है। ये आंसर देखो कौन कौन सी अजर्शन आपके माइंड में आती है। राइट एंड ऑब्लिगेशन कहाँ रह गया? कंपनी का इस पे लीगल राइट है, कंपनी के नाम पे है ये एसेट। देखो जी, द फर्म ओन द प्लांट एंड मशीनरी, तो इसका मतलब राइट अजर्शन। ये ऊपर नीचे देता है, आप अपने आंसर को अजर्शन सिवोप के हिसाब से लिखेगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख और ये फिजिकली एग्जिस्ट करती है, ये फिजिकली एग्जिस्ट करती है मतलब एग्जिस्टेंस। द एसेट इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द बिजनेस, कंपनी पर्पस के लिए यूज हो रहा है। टोटल डेप्रिसिएशन इज 83,000 आउट ऑफ विच 13,000 रिलेट टू द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ इज द अकाउंट्स आर ड्रोन अप, मतलब करंट ईयर के लिए 13,000 है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हैव बीन कैलकुलेटेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड बेसिस एंड द कैलकुलेशन इज करेक्ट, मतलब एक्यूरेसी अजर्शन। आप इस तरह से ना लिखकर अजर्शन वाइज भी अपना एक एक लाइन लिख सकते हो। क्या ये एग्जाम्पल आपको समझ आया? क्या एग्जाम्पल नंबर 2 आपको समझ आया? मेरा सिस्टम को क्या हुआ? फटाफट से बताइए क्या आपको एग्जाम्पल नंबर 2 समझ आया? जल्दी से कमेंट करो यारो। जल्दी बताओ क्या आपको? यस सर। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था ये हमारा। नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो जी, तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल नंबर 2। लो जी, अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। यस सर हेल्थ कैसी है अब आपकी? काफी सही है यार। देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मर कैटेगरी। अरे भैया इस तरह से सीधा आ जाओ। लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है सिक्योर्ड लोन 4 लाख रुपीज। लो जी मैं लिख देता हूं, सिक्योर्ड लोन 4 लाख। बताओ भैया क्या समझ आ रहा है? सिक्योर्ड लोन 4 लाख क्या समझ आ रहा है मुझे? ये बताओ क्या ये, चलो पहले आप ही बताओ। अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही। सिक्योर्ड लोन 4 लाख रुपीज, बताओ। एक तीसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, सिक्योर्ड लोन 4 लाख रुपीज। बताओ क्या समझ आता है आपको? सर इंप्लाइड अजर्शन तो है क्या कि कंपनी के पास ये बोरोविंग कर लेते हैं, चलो, या लोन है भाई, कंपनी ने दे रखा है, कंपनी ने 4 लाख का लोन दे रखा है। लेकिन लोन है तो सर अजर्शन, लोन में तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए कि लोन किसको दिया, किस रेट पे दिया, कितने टर्म के लिए दिया, सिक्योरिटी क्या है। भाई ये सारी चीजें लोन में देखोगे नहीं देखोगे? हाँ जी सर देखेंगे। क्या यहाँ कहीं कुछ दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ मेरे को इतना समझ आ रहा है इस वाली लाइन को देख के कि 4 लाख का लोन दिया, बट काफी चीजें क्या है, मिसिंग है। हम लिखेंगे
कि भाई इसको देख के सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि 4 लाख का लोन दिया, बट देर आर मेनी अजर्शंस मिसिंग। तो यहाँ पे क्या आप चाहोगे कि आपको एक्सप्रेस करे, वो आपको क्लियरली बताए, आपको एक्सप्लिसिटली बताए कि वो कौन कौन सी है, मतलब लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस पार्टी को दिया, क्या सिक्योरिटी ली, क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहोगे इसके नीचे? सर बिल्कुल जानना चाहेंगे, लोन के नीचे ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट वगैरह की बातें करने के लिए आप उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह तो मांगोगे ना। तो जरा देखो थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल कहता है सिर्फ अगर इतना लिखा हुआ है 4 लाख रुपए सिक्योर्ड लोन्स, तो आप क्या करोगे? तो ये क्या कहता है, द डिस्क्रिप्शन डज नॉट गिव अस ए कंप्लीट पिक्चर, वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता किसके बारे में, नेम ऑफ द लेंडर, अगर वो रेलेवेंट है तो हमें वो नहीं पता, सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता, रेट के बारे में नहीं पता। ये यहाँ पे 3 एग्जाम्पल खत्म हो गए। अगर आपके पास मेरी किताब है तो यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए। अब ये एग्जाम्पल देखो, आप सेकेंड टाइम देखो तो आपकी मर्जी, नहीं देखो तो आपकी मर्जी। मैंने अजर्शन के ऊपर एक लाइन खिंचवा दी थी, अजर्शन के नीचे मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए 3। ये तीनों, इसका ये जो मैंने आपको अजर्शन करवाई है ना, अब मैं यहां लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, मेक समरी इन नोटबुक। समरी बनानी है नोटबुक में। समरी क्या बनानी है, 2 लाइनें एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना। उसके बाद ये अजर्शन ऐसे ना लिख के ये मेरी वाली टेबल वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना। हाँ, कंप्लीटनेस के सामने यहां से उठा लेना कि कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है। एक एक बार, दोबारा दोबारा मत लिखना आप, एक एक बार मतलब ये टेबल समरी में बना के लिख देना। एग्जाम्पल आपको डालने की जरूरत नहीं है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। अब मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करवा रहा हूँ, वो देखिएगा, फिर वो आपका समरी में यहां से जाएगा। थर्ड पोर्शन, पार्ट नंबर 3। सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया, कंसेप्ट, दूसरे पे 3 एग्जाम्पल। नाउ वी आर डिस्कसिंग दी पार्ट नंबर 3। पढ़ो, ये वही है जो एक्सप्रेस और इंप्लाइड अजर्शन की बात हुई थी ना, उसी को थोड़ा डिटेल में लेके चल रहे हैं। देखो, स्पेसिफिक मेंशन इज रिक्वायर अबाउट दीज थिंग्स फॉर ए प्रॉपर, अच्छा ये इसी का कंटिन्यू कर रहा है अभी। स्पेसिफिक मेंशन इज रिक्वायर अबाउट दीज थिंग्स फॉर ए प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ द आइटम एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। कह रहे स्पेसिफिक आपको लिखना चाहिए था, यहां से है, देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से negative assertion are also encountered in the financial statement and the same may be expressed or implied। कह रहे हैं नेगेटिव assertion भी आपको फाइनेंशियल में मिलेगी, नेगेटिव assertion भी आपको फाइनेंशियल में मिलेगी, और वो implied भी हो सकती है और एक्सप्रेस भी हो सकती है। देखो फॉर एग्जाम्पल बकायदा दिया है, हालांकि मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं, फिर भी दोबारा देख लो। फॉर एग्जाम्पल, if it is stated that there is no contingent liability, it would be an expressed negative assertion। जैसे कि अगर मैं आपको ये लिख दूं contingent liability blank, बताओ बेटा ये एक्सप्रेस है या ये इम्प्लाइड है? कंटीजेंट लायबिलिटी या तो नील है या मान लो ब्लैंक है, तो ये एक्सप्रेस है या ये इम्प्लाइड है? बताओ। सर ये तो इम्प्लाइड है कि कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि देयर इज नो कंटीजेंट लायबिलिटी, तो ये क्या है सर? ये एक्सप्रेस है। कुछ नहीं है इसलिए वर्ड क्या यूज किया है? नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सप्रेस नेगेटिव अजर्शन, कोई चीज नहीं है मेरे पास, उसको मैं एक्सप्रेस करके बता रहा हूं, दैट इज माई एक्सप्रेस नेगेटिव अजर्शन। अगर मैं नहीं बताता हूं तो ये मेरी इंप्लाइड अजर्शन, नेगेटिव इंप्लाइड अजर्शन। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ इन द बैलेंस शीट देयर इज नो आइटम एज बिल्डिंग, अब ये एग्जांपल दूसरा ले रहा है, बिल्डिंग ले रहा है और बिल्डिंग कह रहा है देयर इज नो आइटम एज बिल्डिंग। बिल्डिंग मेरी बैलेंस शीट में आ ही नहीं रही, बिल्डिंग बैलेंस शीट में आ ही नहीं रही, तो क्या है? इंप्लाइड है। हम समझेंगे बिल्डिंग है ही नहीं। नो आइटम एज बिल्डिंग, इट वुड बी एन इम्प्लाइड नेगेटिव अजर्शन, implied negative assertion that entity did not own any building on the balance sheet date, कि कंपनी के पास बैलेंस शीट डेट पे कोई भी बिल्डिंग नहीं है। समझ आया? नेगेटिव इंप्लाइड अजर्शन और नेगेटिव एक्सप्रेस्ड अजर्शन, समझ आया? एक होती है एक्सप्रेस्ड
नेगेटिव अजर्शन, एक होती है इम्प्लाइड नेगेटिव अजर्शन। या नेगेटिव का मतलब क्या है, कंपनी डोंट हैव आइदर एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, व्हाटएवर। तो एक्सप्रेस का मतलब मैं स्पेसिफिक मेंशन कर रहा हूं कि एग्जांपल वी डोंट हैव फिक्स एसेट। तो ये कौन सी हो गई, एक्सप्रेस नेगेटिव अजर्शन। या बिल्डिंग लिख लो, फिक्स एसेट में तो बेटा बहुत कुछ आ गया। वी डोंट हैव बिल्डिंग, तो ये बेटा कौन सी हो गई, वी डोंट हैव बिल्डिंग, स्पेसिफिक दिया हुआ है तो एक्सप्रेस नेगेटिव अजर्शन। दूसरा एग्जांपल, बिल्डिंग नॉट गिवन या फिर मेंशन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कौन सी हो गई बेटा, इम्प्लाइड, कि भाई हम मान लेंगे कि कंपनी के पास कोई भी बिल्डिंग नहीं है। ये कौन सी हो गई, एक्सप्रेस। आई होप अब आपको समझ आ गया हो। एक बार समझ आ गया हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है जी। तो ये नेगेटिव अजर्शन मतलब कंपनी के पास ये चीज नहीं है, या तो वो इंप्लाइड होगा या आप क्लियरली मेंशन कर देंगे। तो ये चीज आपको अपनी समरी में लेके जाना है। मूव टू समरी। ठीक है, एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। लो जी, अब ये पार्ट 4 क्या कह रहा है देखो। एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन एन ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन इन एडिशन टू द स्पेसिफिक अजर्शन। स्पेसिफिक अजर्शन के अलावा भी मैं कुछ डाल सकता हूं सो फार डिस्कस। Each financial statement purports to present something as a whole in addition to its component detail. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल आइटम आती है, सब मिला के कुछ प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इनकम स्टेटमेंट परपोर्ट्स टू प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। इनकम स्टेटमेंट हमें पूरे अलग अलग कंपोनेंट को अगर हम देखेंगे तो पूरा इनकम स्टेटमेंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस बता देगा। ऐसे ही बैलेंस शीट हमें बता देगी फाइनेंशियल पोजीशन की कंपनी की 31 मार्च को क्या पोजीशनिंग है। द ऑडिटर ओपिनियन इज टिपिकली डायरेक्टेड टू दीज ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन। ऑडिटर का जो ओपिनियन होता है वो सभी पे ओवरऑल होता है, बट टू फॉर्मुलेट एंड ऑफर एन ओपिनियन ऑन द ओवरऑल, आपको पूरे पे ओपिनियन देने के लिए he has first to inquire into the truth of many specific assertion। तो आप ये बोल सकते हो कंपोनेंट वाइज हम चेकिंग करते हैं और उसके बाद हम ओवरऑल पे ओपिनियन देते हैं। अजर्शन एक्सप्रेस और इंप्लाई बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब कोई फिगर आ रही है, कोई चीज है कंपनी में, नेगेटिव मतलब नहीं है। दैट मेक अप ईच ऑफ द स्टेटमेंट आउट ऑफ हिज इंडिविजुअल जजमेंट द स्पेसिफिक अजर्शन ही अराइव एट द जजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। मतलब ये सिंपल ये बोलना चाह रहा है कि इंडिविजुअल अजर्शन को चेक कर करके मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल पे अपना ओपिनियन दे देता हूँ। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, आप लेके जाना चाहो लेके जाओ, छोड़ के जाना चाहो छोड़ जाओ। तो बेसिकली मैंने आपको क्या समझाया आज, अजर्शन क्या है। अजर्शन नेगेटिव अजर्शन भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। पॉजिटिव मतलब बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, उसमें फिर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड की बातें आई थी, 3 एग्जाम्पल आए थे और हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था। कंटिन्यू जो हमने पीछे वाली क्लास से कंटिन्यू किया था। अब मुझे बताओ आपको ये समझ आया क्या। देन आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि उसके बाद मेरे को बहुत सारा कंटेंट अब हमारी मेन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अब आपका बेस क्लियर है। अब देखो 2 पोर्शन, अब आप मेरे को स्टूडेंट है ना कमेंट करके एक बात बताएंगे, चैट में मत बताना, ये चीज कमेंट करके बताना आप क्या चाहते हो। देखो हमारे 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल 1 बात करता है प्लानिंग की, जिसके अंदर आपके चैप्टर 1 to 8 आ जाते हैं, ठीक है जी। मॉड्यूल 2 बात करता है आपकी एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, ठीक है। और मॉड्यूल 2 के अंदर ही कुछ अदर चैप्टर भी आ जाते हैं, जैसे कि कंपनी ऑडिट, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी,
और बैंक ऑडिट। मॉड्यूल 2 को करने के लिए मॉड्यूल 1 का बेस स्ट्रोंग होना चाहिए। मॉड्यूल 2 को करने के लिए मॉड्यूल 1 का बेस स्ट्रोंग होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ, क्योंकि अब अपनी ऑफिशियल क्लास स्टार्ट होगी, अब अपन मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करें या 2 से नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपका बेस वीक है तो हमें मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करना चाहिए, फिर हम चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 निपटाएंगे और उसके बाद हम मॉड्यूल 2 पे आएंगे। तो पहला तो आप मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में कि सर मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करना है या मॉड्यूल 2 से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये भी मान लो आपका 50 नंबर का आएगा, ये भी मान लो 50-50 है। अगर 120 नंबर का पेपर आता है तो समझ लो 50-50 का आएगा या 40-60 का आएगा, इतना इस तरह से आप समझ सकते हो। दूसरा मेरे को एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछनी है वो ये, सजेशन नंबर 2 आप कमेंट में बताइएगा। मेरा जो प्लान है वो है 1 क्लास 1 चैप्टर, क्योंकि आपका ये फास्ट ट्रैक है। मेरा जो प्लान है वो है 1 क्लास 1 चैप्टर। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यार कि जैसे चैप्टर 1 में अगर मुझे 3 घंटे लगाने हैं ना, या 3.5 घंटे लगाने हैं, तो वो 3-3.5 घंटे का हमारा एक ही लेक्चर होगा। अब वो रात को मान लो 8 बजे स्टार्ट हुआ, तो फिर वो रात को 11 या 11:30 बजे, पता नहीं कितने बजे खत्म होगा, बट वो उस लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। फिर आपको अगले दिन क्या करना है, जैसे ही वो चैप्टर खत्म हुआ उसका रिवीजन करना है, उसका यूट्यूब पे क्वेश्चन बैंक है वो देखना है, और उसका यूट्यूब पे MCQ है वो देखना है। तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया एग्जाम के लिए, क्योंकि आप एग्जाम से जल्दी तो पढ़ रहे हो ना, एग्जाम आपके नियर बाय हैं। तो एक पैटर्न तो मेरे पास ये है कि एक लेक्चर लगाओ और उसमें लेक्चर खत्म। आप कहोगे नहीं सर इसको 2 में करवा दो, 2-2 घंटे के 2, हम उसमें भी कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5-7 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, वो हम मैनेज कर लेंगे सुबह शाम की क्लास में, ठीक है। तो 1 क्लास 1 चैप्टर। तो ऐसे क्या होगा, जैसे मान लो चैप्टर नंबर 4 है, एक मैंने चैप्टर 1 का एग्जाम्पल ले लिया 3 घंटे, ऐसे चैप्टर नंबर 4 जो है ना उसमें 2 पार्ट है। चैप्टर 4 समझ लो 2 ही चैप्टर हैं, उसमें एक चैप्टर को करवाने में लगेंगे 4 घंटे, एक को करवाने में लगेंगे 2 घंटे, तो इसकी हम 2 क्लास ले लेंगे। तो मेरे को आपसे ये पूछना है, व्हाट यू वांट, 2 आवर लेक्चर और चैप्टर वाइज लेक्चर? बता दो जरा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। यू वांटेड 2 आवर लेक्चर और चैप्टर वाइज लेक्चर, तो उस हिसाब से अपन अपना प्लान कर लेंगे। तो आपको बस एक ही कमेंट करना है, सर डेली 2 आवर और चैप्टर वाइज, बस मैं समझ जाऊंगा। ठीक है। तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और 2 आवर और चैप्टर वाइज, ये आपको बताना है। आई होप आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, जरा एक बार बता दो यारो, कैसा लगा आज का लेक्चर, कैसा रहा, कमेंट करके बताओ। चलो फिर एक काम करेंगे, 2 से 3 घंटे चैप्टर वाइज, ठीक है। मैं आपसे क्लास में पूछ लूंगा, अगर आप देखो 2 घंटे के बाद नहीं थके होंगे तो हम कंटिन्यू कर लेंगे भाई। अब कल से हमारा मेन कंटेंट स्टार्ट होगा, चैप्टर स्टार्ट होगा, मैंने बेस आपको दे दिया। अगर 2 घंटे के बाद आप नहीं थके तो हम कंटिन्यू खत्म कर लेंगे। किसी दिन आप थक गए तो उस दिन छोड़ देंगे। तो ये हम हर क्लास में डिसाइड कर लेंगे, 2 घंटे और चैप्टर वाइज वाली चीज। आप मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, मेरे को पता है मॉड्यूल 1 ही बोलोगे। बेस्ट था सर, थैंक यू मयूर, जबरदस्त, विकास बढ़िया, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, थैंक यू अजीत जी, अच्छा था लेक्चर, टू गुड, बहुत बढ़िया सर, आशीष शांडिल्य। तो क्या आप अपना फीडबैक शेयर करेंगे मेरे साथ? क्या आप अपना फीडबैक शेयर करेंगे? हाँ जी सर बिल्कुल करेंगे। फीडबैक अगर आप मेरे साथ अपना शेयर करना चाहें तो आपको गूगल पे सर्च करना है। देखिए गूगल अकाउंट मेरा है ना, किसी ने ब्लॉक करवा दिया था, किसी ने ब्लॉक करवा दिया था। तो अगर आप गूगल पे CA कपिल गोयल लिखेंगे तो मेरा बिजनेस अकाउंट नहीं आता है, क्योंकि गूगल ने उसे ब्लॉक कर दिया था। लेकिन अगर आपको ढूंढना है फीडबैक देने के लिए तो आप CA कपिल गोयल, इसके साथ है ना आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, दिल्ली एड्रेस, मतलब स्पेसिफिक आपको लिखना पड़ेगा दिल्ली एड्रेस, दिल्ली एड्रेस। तब मेरा आपको गूगल का जो एड्रेस होता है ना, जब फीडबैक रिव्यूज़ वगैरह डालते हैं, वो आप मिलेगा, और वहाँ पे आप अपना रिव्यू जरूर डालिएगा, आप अपनी रेटिंग जरूर डालिएगा, ठीक है जी। एक दूसरा, जो फीडबैक आप अपना गूगल पे डाल रहे हैं ना, वही फीडबैक कॉपी पेस्ट, मैं आपसे मेहनत नहीं करवा रहा, कॉपी पेस्ट आपको करना है कहाँ पर,
इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। 2 मिनट की मेहनत आप मेरे लिए कर दो, क्योंकि मेरे लिए बहुत यूजफुल होगी, बाकी बच्चों तक आपका फीडबैक जाएगा। तीसरा, वही फीडबैक आपको कॉपी पेस्ट करना है, और जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, पेन ड्राइव देख रहे हैं, गूगल ड्राइव देख रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। ये आपको सीए कपिल गोयल दिल्ली एड्रेस कहाँ सर्च करना है सर? ये गूगल पे सर्च करना है। कॉपी पेस्ट कर देना सेम कमेंट सेक्शन कहाँ पे? यूट्यूब वीडियो में जो आप देख रहे हो, शुरू के 3 लेक्चर। तीसरा, एक कॉपी पेस्ट करना है आपको कहाँ? कोरा में, QUORA है शायद। कोरा पे जाना, गूगल पे लिखना सीए कपिल गोयल सर कोरा, QUORA। वहाँ पे आ जाएंगे कि भाई कपिल सर कैसा पढ़ाते हैं, तो वो कोई बच्चा पूछता है तो उसके नीचे आप अपना कमेंट कर देना, वही कॉपी पेस्ट आप अपना कमेंट कर देना, या आप अपना कोई स्पेसिफिक आंसर देना चाहें वो दे देना। क्या ये 3 जगह मेरे को आप अपना फीडबैक देंगे? मेरे को प्रॉमिस करके जाओ। और मैं आज पढ़ूंगा भी और रिप्लाई भी करूंगा, और अगली क्लास में आपके नाम भी लूंगा। तो बताओ जरा मुझे कौन कौन फीडबैक देने वाला है। फिर मैं नाम लिखता हूँ, निशार खान। निशार, कल आपसे बात करेंगे, ठीक है जी। और पेन ड्राइव गूगल ड्राइव वाले बच्चे आप भी प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। हाँ जी, शुभम ले लेंगे। अंकित अग्रवाल, अंकित प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर देना बेटा। और बताइएगा, ऑडिट इतना टेक्निकल है आज पता चला। थैंक यू सो मच फॉर योर टेक्निकल स्टाइल टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट इजली। अजीत पटनायक, थैंक यू अजीत। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक ऑन दीज 3 प्लेटफॉर्म। आप प्लीज़ फ़ोटो लेना चाहें फ़ोटो ले सकते हैं, ताकि आप भूल ना जाएं। विकास, स्वप्निल, मैं आप लोगों के फीडबैक आज की क्लास के बाद डिनर करूँगा तो ज़रूर पढ़ूंगा, मैं क्लास के बाद दे देना। अजीत हो गया, अजीत का। मयूर जोगी और साहिल, संदीप, चेतन ऑलरेडी शेयर्ड, लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूँ, मैं रीड करूँगा आज आपका, क्योंकि रोज़ नहीं रीड कर पाता हूँ मैं। हर्ष, तो आज के स्पेशली आधा घंटा निकालूंगा। शुभम सिंगला, और स्क्रीनशॉट भी ले लूँगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आप लोगों को, आपको एक बात बता दूँ मैं, चलो नहीं बता रहा अभी, मैं बाद में बताऊँगा। चलो जी, सभी बच्चों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आज के लेक्चर में जुड़ने के लिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप अगर मेरे साथ अच्छे से मेहनत करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे, तो हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे ऑडिट में। इसी के साथ आज का सेशन इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों।